हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया, अपना एक पूरा एक चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट को क्या किया, पूरा कंप्लीट किया। अब ये वीडियो में हम क्या शुरू करेंगे, अपना नेक्स्ट चैप्टर जो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ेंगे, पहले तो हम थ्योरेटिकल वे देखेंगे, जैसा हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मतलब वहां पे जो भी इंट्रो में स्टार्टिंग में लाइंस लिखी हुई है उसका मीनिंग क्या है आपको समझ में आना चाहिए ये चीज। तो फर्स्ट हम उस वे में देखेंगे। उसके बाद जैसे ही हमारा एक दो टॉपिक मतलब एक दो स्लाइड्स कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं आपको अपने तरीके से समझाऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी हुई। मतलब पहले जितने भी लोगों ने लॉ दी, गॉस ने दी, एम्पियर ने दी, फैराडे ने दी, उसके बाद मैक्सवेल आया और मैक्सवेल ने क्या किया और उन्होंने कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या करी, डिस्कवरी करी, और उन्होंने क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में दिया। ये सब चीजें देखेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे, एकदम पिक्चर वे में पढ़ेंगे, पूरी टाइमलाइन से कि पहले हिस्ट्री में क्या हुआ और फिर उसके बाद क्या हुआ। तो आपको क्या होगा, बहुत सारी पिक्चर्स और वीडियोस से आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा ये वाला वीडियो। और जिस प्रकार से हम इस चैप्टर को अभी शुरुआत करेंगे, मतलब ये वाला जो वीडियो रहेगा आपको ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिल रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। जितने भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। ये वाला कौन सा पार्ट है, हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। फर्स्ट हम अपना देख लेते हैं एक बार टेबल ऑफ कंटेंट, जो हमने स्टार्टिंग के इंट्रो वीडियो में बोला था, और वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, अपनी सीरीज को ले रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिया। यहीं से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। उसके बाद सेकंड चैप्टर क्या बताता है हमें कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में हमें आइडिया मिलता है। और कैपेसिटर जो मेन चीज क्या है यहाँ पे यूज होगी ही होगी, क्योंकि उसी से हमें डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने पढ़ा कि करंट क्या होता है, कैसे फ्लो होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, यहीं से हमें समझ में आया कि कैसे जब चार्ज मूव होने लग जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें हमने पूरा मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में बात करी। फिर उसके बाद चैप्टर 6 आया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हमने फैराडे की लॉ देखी कि यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम मैग्नेटिक फ्लक्स यदि हम चेंज करते हैं किसी भी लूप का, या हम बोले नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करते हैं, तो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, या हम बोले इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है वहां से। तो ये सब चीजें हमने देखी। और जो अभी वाला चैप्टर है वो क्या है, सारी चीजों से रिलेटेड है। क्योंकि यदि आप इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में नहीं समझते हैं तो थोड़ा आपको क्या होगा, मुश्किल होगा। तो जितने भी लोग प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे हैं वो जाके क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बट फिर भी आप नहीं देखें, यहीं से शुरू कर रहे हैं, तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि जो भी हमने प्रीवियस सारे चैप्टर्स में लॉ पढ़ी है उसका यहाँ पे यूज आता है। तो आपको क्या हो, पूरी चीजें आसानी से समझ में आए। ठीक है। और ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में देखा। अब यहां पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम पढ़ेंगे। तो वेव्स एक प्रकार के ऑल्टरनेटिंग वेव ही रहती है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का भी थोड़ा सा यहां पे क्या होता है, कंसेप्ट आता है, क्योंकि वेव है एक प्रकार की, और ऑल्टरनेटिंग करंट भी क्या रहता है, एक प्रकार की वेव रहता है। तो अब हम अपना 8वां चैप्टर शुरू करेंगे, क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। अब एक बार देखते हैं कि इस चैप्टर में कितने हमारे क्या रहेंगे, मेन टॉपिक्स रहेंगे। फर्स्ट वाला टॉपिक क्या रहेगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको हम क्या करेंगे, अपने इसी वीडियो में समझ लेंगे पूरा कि क्या होता है और इसके बारे में डिराइव कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे हुआ, मैक्सवेल के कारण ये क्या हुआ, इसकी डिस्कवरी हुई, ये क्या चीज है, कैसे प्रोड्यूस होता है। फिर मैक्सवेल की इक्वेशन, क्योंकि मैक्सवेल की इक्वेशन समझे बिना और जो उन्होंने 4 इक्वेशन दी उसको समझे बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझना क्या है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि यही शुरुआत है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या हुआ, डिस्कवरी हुई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम हल्का सा साइलेंट देखेंगे कि कैसे उसकी डिस्कवरी हुई, क्या होती है, वो आप समझ जाएंगे पूरा। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम अपना क्या देखेंगे, स्पेक्ट्रम के बारे में देखेंगे कि अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। सबसे छोटी वेवलेंथ की गामा रेज जो बहुत खतरनाक होती है, और सबसे बड़ी वेवलेंथ की जो क्या होती है, रेडियो वेव, जो हम क्या करते हैं, पूरा ट्रांसमिशन में यूज करते हैं। इस चीज के बारे में देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। इसी के बीच में क्या आती है, हमारी विजिबल लाइट आती है। तो ये चीज के बारे में हम अपना देखेंगे। ओके। तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। यहां पे हम क्या देखेंगे, एनसीईआरटी की स्टार्टिंग की लाइंस देखेंगे कि वहां पे ये चैप्टर कैसे शुरुआत हुआ है और वहां पे हर लाइन का मतलब क्या है, क्या मीनिंग है। फिर मैं आपको अपने ढंग से पिक्चर फॉर्म में और वीडियो फॉर्म में तो इसी में दिखाऊंगा कि कैसे सारी चीजें प्रोड्यूस हुई। ओके। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन चैप्टर 4 वी हैव लर्न दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। हमने चैप्टर 4 में ये चीज पढ़ी है कि जितने भी इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। यदि एक वायर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके चारों ओर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मतलब चार्ज मूव होने लग गया तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। और यही कौन बताता है हमें, एम्पियर सर्किटल लॉ बताती है। सेकंड चीज, टू करंट कैरिंग वायर्स एक्सर्ट्स ए मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच अदर। दो वायर है, दोनों में करंट का डायरेक्शन मैटर करता है कि वो कैसी फोर्स एक्सर्ट करेंगे, रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे, सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में, ये मैटर करता है। तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होती है, एक्सर्ट होती है। अब जो पहला वाला यहां पे पॉइंट है कि
जो भी इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये चीज हमें कैसे पता चलती है, एम्पियर सर्किटल लॉ से। यही चीज तो हमें बताती है एम्पियर सर्किटल लॉ। यदि एक वायर है और ये वायर में क्या हो रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके चारों ओर क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ऐसे हम बोल सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, टेंजेंशियली होगी। अब यदि हम इसका डायरेक्शन देखना चाहें तो क्या यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिंगर्स को कर्ल करेंगे, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, यहाँ ऐसे जाएगी, मतलब इस तरफ क्या होगी, अंदर जाएगी। तो क्रॉस साइन से शो करते हैं, यहां से बाहर निकल के आएगी इस साइड से, तो यहां पे डॉट साइन से शो करते हैं। ऐसे ही हम शो करते हैं। और ये क्या बताती है हमें, एम्पियर सर्किटल लॉ बताती है। अब इसी को हम क्या ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। ये हो क्या हो गया हमारा करंट, एक्स दिखा रहा है, मतलब हमें एक एरो का पीछे का हिस्सा दिख रहा है, मतलब करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो क्या होगी, इसके चारों ओर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ये अब इसका डायरेक्शन देखें, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, फिंगर्स को ऐसे कर्ल करें तो इस डायरेक्शन में क्या होगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जनरेट होगी। ऐसे क्या होगी, उसकी पूरी लाइंस रोटेट करेगी। अब यदि हम यहां पे देखें तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमें क्या बोलती है, एम्पियर सर्किटल लॉ बोलती है कि यदि लाइन इंटीग्रल करें हम मैग्नेटिक फील्ड का, लाइन इंटीग्रल करें मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो किसके बराबर होता है, म्यू जीरो आई नेट के। मतलब जितना अंदर करंट जा रहा है, और करंट की मतलब म्यू जीरो क्या बताता है कि फ्री स्पेस में, परमिटिविटी में, खाली जगह है यहाँ पे। यही क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड बताता है। बी का मतलब बी इंटू डीएल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज लूप। इस क्लोज लूप को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर लूप बोलते हैं। यही एम्पियर सर्किटल लॉ है। और यही यहाँ पे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में क्या किया, मैक्सवेल ने मॉडिफिकेशन किया। अब यहां पे क्या रहता है, ऊपर में जो बी वेक्टर है और डीएल क्या है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये वेक्टर कैसे होता है, लेंथ कैसे वेक्टर हो जाएगी, यदि हम यहां पे एक एलिमेंट ले लें तो इसका भी क्या रहता है, ऐसे डायरेक्शन रहता है। और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कैसे रहती है, ऐसे टेंजेंशियली रहती है। तो दोनों क्या रहती है, यहां पे वेक्टर क्वांटिटी रहती है। यदि हम इसको देखें तो दो वेक्टर है, दोनों का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये बी डीएल कॉस थीटा होगा, और दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो इसको हम बी डीएल भी लिख सकते हैं, दोनों को वेक्टर को भी नॉर्मल फॉर्म में। ये किसके बराबर होगी, मैग्नेटिक फील्ड, जितना अंदर क्या हो रहा है, करंट क्लोज हो रहा है, मतलब जितना अंदर एम्पियर लूप के करंट आ रहे हैं। अब बहुत सारे करंट भी जा सकते हैं, यदि मान के चलिए बहुत सारे करंट ऐसे जा रहे हैं, I1, I2, I3, I4, और इसके अंदर हमने क्या लिया, अपना एम्पियर लूप लिया। तो नेट करंट क्या होगा, जितने भी हमारे एम्पियर लूप के अंदर से क्या हो रहे हैं, करंट जा रहे हैं, उन सबका सम होगा। डायरेक्शन अलग हो गया तो हम पॉजिटिव नेगेटिव भी यहां पे लेंगे, तो नेट करंट आता है। और यही क्या करती है, अपने एरिया के आसपास क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, एक इलेक्ट्रिक करंट जो क्या है, एक मूविंग चार्जेस है। ये हमें एम्पियर लॉ बताती है। ठीक है, इसके बारे में तो ऑलरेडी हमने क्या किया है, प्रीवियस लेक्चर में पूरे एकदम विस्तार में, डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं फर्दर इन चैप्टर 6। हमने चैप्टर 6 में क्या पढ़ा, वी हैव सीन दैट मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विथ टाइम गिव्स राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने चैप्टर 6 में क्या देखा, चैप्टर 6 क्या था हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था। वहां पे हमने क्या देखा कि यदि कोई भी किसी कॉइल का, या हम बोले कि कहीं पे भी यदि किसी कॉइल में या हम कोई भी वायर में मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं, इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो किसी भी कॉइल का, किसी भी सर्किट का यदि हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो वहां पे क्या हो जाती है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। ईएमएफ मतलब क्या, एक प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट, या हम बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। तो यही चीज क्या बताई, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने बताया कि यदि एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है। सबका मतलब एक ही है, मैं आपको 2-3 शब्दों में बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम, मतलब एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, इंड्यूस ईएमएफ। यही तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा है। और इसी प्रिंसिपल पे तो क्या होता है, हमारा एसी जनरेटर वर्क करता है, या मोटर उसके अपोजिट प्रिंसिपल पे काम करती है। यही चीज तो है। तो इस कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। तो यही चीज क्या हुई, एम्पियर ने सोची कि क्या इसका उल्टा भी ट्रू हो सकता है, क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यदि वो टाइम के साथ चेंज हो तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकती है, इसका उल्टा ट्रू हो सकता है। ये चीज क्या हुई, पहले मैक्सवेल ने सोची। यहां पे वो बता देगा कि मैक्सवेल ने हाँ बोल दिया, बट कैसे बोला ये चीज आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो डज इनवर्स कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, डज इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम, मतलब एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, हर समय के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है। एक प्रकार से ऑल्टरनेटिंग करंट हम सोच सकते हैं।
गिव राइज टू ए मैग्नेटिक फील्ड। क्या ऐसा हो सकता है? ये चीज के बारे में अभी तक हमने कहीं नहीं देखा है, प्रीवियस कोई भी चैप्टर में नहीं पढ़ा है। हमने प्रीवियसली क्या पढ़ी है कि एक मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट या इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस कर रही है, जो किसने बताया? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने। क्या इसका उल्टा हो सकता है? मैक्सवेल ने सबसे पहली बार ये चीज सोची। फिर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बोला, ये क्या है, टेक्स्ट बुक की लाइन है तो यहां पे आपको कंफर्म कर देगा, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि कैसे वहां पे हुआ, क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट करंट, कैसे एम्पियर सर्किटल लॉ में चेंजेस हुआ, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिस्कवर हुआ। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल आर्ग्यूड दैट दिस वाज इंडीड द केस। उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा हो सकता है, इसका उल्टा भी, कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकती है। नॉट ओनली इलेक्ट्रिक करंट, हम जानते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ से कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, बट ऑल्सो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। मगर उन्होंने बोला कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ चेंज हो रही है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। यहां पे ये लाइन आपको नहीं समझ में आएगी, जब आप उनका एक्सपेरिमेंट देखेंगे कैसे ये चीज कंक्लूड हुई तब आपको क्या होगा, अच्छे समझ में आएगा, मतलब इस वीडियो के एंड तक, कि कैसे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है, फैराडे लॉ का उल्टा काम कर रही है। ठीक है, वाइल अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, फैराडे ने मैक्सवेल ने क्या किया, एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई कर रहे थे टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड द कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए टाइम वेरिंग करंट। मैक्सवेल नोटिस दैट एन इनकंसिस्टेंसी इन द एम्पियर सर्किटल लॉ। टाइम वेरिंग करंट मतलब मैक्सवेल ने क्या किया, एक कैपेसिटर के साथ टाइम वेरिंग करंट, हम यहाँ पे डीसी भी ले सकते हैं, वो आपको समझ में आएगा। बस डीसी को हम कब तक लेंगे, जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तब तक। एक बार क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो गया डीसी के साथ तो वो करंट को रोक देगा, मगर यदि हम एक कैपेसिटर को ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो चार्ज डिस्चार्ज होते रहेगा और करंट का फ्लो मेंटेन रहेगा सर्किट में। तो यदि कैपेसिटर को क्या किया, एक एसी सोर्स या डीसी किसी से भी कनेक्ट किया, तो मैक्सवेल ने देखा कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड निकाली एक पॉइंट में जो कैपेसिटर के बाहर होगा, उसके बाद उन्होंने एक अंदर में एक पॉइंट में निकाली। तो इसी कारण उनको समझ में आया कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ है उसमें कोई दिक्कत है, उसमें एक प्रॉब्लम है। ये हम अभी एक्सपेरिमेंट में देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो ओवरऑल मैक्सवेल ने ये देखा कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ है उसमें कोई दिक्कत आ रही है, वो प्रॉपरली नहीं बता पा रहा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हो रही है, एक चीज कुछ क्या है वहां पे मिसिंग है। ये मैक्सवेल ने पहली बार सोचा। ही सजेस्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एडिशनल करंट। उन्होंने बोला कि एक और प्रकार का करंट होता है यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ में, जिसको हमें ऐड करना पड़ेगा, कॉल्ड बाय हिम डिस्प्लेसमेंट करंट टू रिमूव दिस इनकंसिस्टेंसी। मतलब उन्होंने एम्पियर सर्किटल लॉ में एक टर्म ऐड करी, जो टर्म क्या थी, पूरी डिस्प्लेसमेंट करंट की थी। अब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है तुरंत यहां पे आपको नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। तो उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट की टर्म एम्पियर सर्किटल लॉ में ऐड करी और उससे क्या हो गई, एम्पियर सर्किटल लॉ पूरी प्रॉपर हो गई और उल्टी चीज भी प्रूफ हो गई कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ओवरऑल कंक्लूजन अभी हम देख रहे हैं, पूरा चीज तो देखेंगे ही। मैक्सवेल फॉर्मुलेट ए सेट ऑफ इक्वेशंस इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर सोर्सेस, देयर चार्ज एंड करंट डेंसिटी। मैक्सवेल ने क्या करी, सारी इक्वेशन बनाई। मतलब जो भी हम लॉ पढ़ते हैं, गॉस लॉ, गॉस की तो दो लॉ है, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, फिर उसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ है, उसके बाद फिर फैराडे की लॉ है। चार लॉ है मेन यहाँ पे, फोर्थ हो। अब ये जो चारों लॉ है, इन चारों लॉ को हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल की चार इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि एट लास्ट मैक्सवेल ने कंक्लूड किया तब ये चार इक्वेशन मेन आई। और ओरिजिनली देखा जाए तो मैक्सवेल ने भी नहीं किया था, ओलिवर हेविसाइड ने ये चीज प्रूव करी थी। ये चीज के बारे में भी हम देखेंगे। तो वो जो चारों इक्वेशन ऑलरेडी हम चार प्रीवियसली पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। यहां पे हम क्या देखेंगे, चार ही इक्वेशन देखेंगे, मगर एम्पियर सर्किटल लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म देखेंगे हम। तो मैक्सवेल ने क्या करी, अपनी चार इक्वेशन दी, मेन चार अपनी इक्वेशन दी। ओरिजिनली तो उन्होंने 20 इक्वेशन दी थी, पर ओलिवर हेविसाइड ने क्या करी, उसको चार में कन्वर्ट किया। टुगेदर विथ लॉरेंट्ज फोर्स फॉर्मूला, चैप्टर 4 टुगेदर विथ लॉरेंट्ज फोर्स फॉर्मूला। मतलब लॉरेंट्ज फोर्स क्या होती है, जब एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव करने लग जाता है तो उसमें लॉरेंट्ज फोर्स लगती है। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज है तो उसको वो पुश करेगा ही, फील्ड का जो डायरेक्शन है उसमें, और वही चार्ज यदि मैग्नेटिक फील्ड में भी मूव करने लग गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसके ऊपर फोर्स लगाती है। तो दोनों की जो फोर्स मिलकर बनती है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, उस फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। तो ये चीज हमने प्रीवियसली पढ़ी है। दे मैथमेटिकली एक्सप्रेस ऑल द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब वो चार लॉ, गॉस की दो लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, मॉडिफाइड वाली मैक्सवेल की लेंगे आगे जाके अब हम, और एक फैराडे की लॉ और लॉरेंट्ज फोर्स, ये पांच चीज मिलकर सब चीज एक्सप्लेन कर देती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बोले।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन टू emerges from the Maxwell equation is the existence of electromagnetic waves. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, यहां पे आपको ऐसा, आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, यहां पे बोल दिया कि इन्हीं पांचों के कारण क्या हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिस्कवर हुआ। ऐसे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बने रहेंगे हमारे साथ इस वीडियो में तो आपको समझ में आएगा। तो इसी से क्या हुआ, ओवरऑल कैसे हुआ, तो मैं अभी आपको बताऊंगा ही। इन्हीं 4-5 इक्वेशन से क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या हुआ, डिस्कवरी हुई। लाइट के बारे में पता चला कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which are coupled टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोपोगेट इन स्पेस। लाइट क्या है, एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है जो क्या करती है, स्पेस में प्रोपोगेट करती है। एक प्रकार की वो दो वेव है, एक प्रकार की क्या है, वो ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, एक पिक्चर फॉर्म में समझते हैं पहले लाइट क्या है। इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं एक प्रकार के, जो क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। अब द मूवमेंट जनरेट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और चार्ज मूव करने लग गए तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी, क्योंकि मूविंग चार्जेस क्या करते हैं, करंट बन गया ये, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा दैट स्प्रेड आउट थ्रू द स्पेस एंड कैरी एनर्जी। एक प्रकार से हम लाइट को देख रहे हैं यहां पे। आगे बढ़ते हैं। अब एक लाइट क्या होती है, एक लाइट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। अब देखेंगे तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, ऐसे ऑसिलेट कर रही है एक डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड भी उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। तो ये क्या होती है, एक प्रकार की लाइट वेव होती है। ब्राइटनेस कम कर सकते हैं हल्का सा। तो ये क्या है, हमारी एक प्रकार की लाइट वेव। दो ठोक फील्ड रहती है यहां पे जो क्या करते रहती है, ऑसिलेट करते रहती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं। लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या है, लगभग सेम है यहाँ। तो लाइट क्या है, एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। कैसे हुई, मैक्सवेल ने इस चीज के बारे में डिस्कवरी करी। अब वो कैसे होगा वो भी हमको अभी पता चलेगा। ठीक है, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, और हम जानते हैं यहां पे आपको कुछ चीजें 11 की भी याद करनी पड़ेगी। 11 में हमारा एक पूरा चैप्टर रहता है वेव्स करके, वहां पे हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब लाइट की, ईएम वेव्स को। और जो नॉर्मल वेव होती है जैसे मैकेनिकल वेव, वो क्या होती है, उसको मीडियम की जरूरत पड़ती है। जैसे स्पीड ऑफ साउंड, पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऑसिलेट होते हुए जाते हैं। जब हम बोलते हैं तो जो साउंड वेव होती है वो क्या करती है, पूरे मीडियम के पार्टिकल्स को ऑसिलेट करके कंप्रेशन, रेयरफैक्शन बनाते हुए आगे बढ़ती है। तो कभी भी कोई वेव ट्रेवल होगी तो जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे ही, प्रोपोगेट करने के लिए, डिस्टर्बेंस को आगे बढ़ाने के लिए। मगर जब स्पेस में लाइट ट्रेवल कर रही है तो वहां तो कोई पार्टिकल्स नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। तो वहां पे क्या चीज, कोई भी वेव ट्रेवल होगी तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे ही करेंगे, एक डिस्टर्बेंस को आगे प्रोड्यूस करने के लिए। ये चीज हमने 11th में पढ़ी है। तो अब स्पेस में क्या है, स्पेस तो पूरा खाली जगह है, वहां तो कोई पार्टिकल्स है ही नहीं। और लाइट क्या है, एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब वहां पे भी किसी दो चीजों का ऑसिलेशन हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है वहां पे, तभी तो हम पूरा साइन वेव से सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो वहां पे ऐसी क्या चीज है, तो इसी चीज के बारे में हम देखेंगे कि वहां पे फील्ड पॉइंट्स है जो ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब मैक्सवेल ने अपनी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को क्या किया, प्रूफ किया, और उसके बाद उन्होंने क्या करी, स्पीड कैलकुलेट करी, तो वो एग्जैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उसकी स्पीड एग्जैक्ट लाइट की स्पीड के बराबर आई। द स्पीड ऑफ द वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो जिन्होंने मैक्सवेल ने डिस्कवर किया, अकॉर्डिंग टू दीज इक्वेशंस टर्न आउट टू बी वेरी क्लोज स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑप्टिकल मेजरमेंट। आगे देखते हैं, दिस लेड टू द रिमार्केबल कंक्लूजन दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसी से हमें समझ में आया कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक फोटॉन्स है, वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी, प्रोटॉन नहीं फोटॉन्स इसको हम बोलते हैं। मैक्सवेल वर्क दस यूनिफाइड द डोमेन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट। ऑलरेडी थोड़ा बहुत यूनिफाई हो गया है अभी तक हम जितना पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट लाइट हमारे साथ नहीं जुड़ी थी। तो मैक्सवेल के वर्क ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट को पूरा यूनिफाई कर दिया, और उन्होंने बोला सबका कन्वर्ज ट्रू है। इससे भी एक फील्ड दूसरी फील्ड को बना सकती है, दूसरी फील्ड एक फील्ड को बना सकती है, ये चीज उन्होंने बोला। फिर उसके बाद हर्ट्ज ने 1885 को एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। मैक्सवेल ने तो थ्योरी दी, हर्ट्ज ने क्या किया, ओरिजिनली एक्सपेरिमेंट करके क्या करी, परफॉर्म करी चीजों को कि कैसे वो होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद शुरुआत करते हैं हम पूरी हिस्ट्री से कि कैसे सारी चीजें क्या हुई, प्रोड्यूस हुई। सबसे पहले हम फर्स्ट देखें तो लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये चीज हम समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिस्कवरी हुई वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट, जिसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करते रहती है और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते रहती है। लाइट क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव है,
क्यों ट्रांसवर्स वेव है? क्योंकि जब जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड ऑसिलेट करती है। यदि लाइट जा रही है एक्स डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में ऑसिलेट करेगी और मैग्नेटिक फील्ड जेड में ऑसिलेट करेगी, क्योंकि एक ट्रांसवर्स वेव है लाइट। और ए डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या है, लाइट एक वेव है। अब जितनी भी वेव होती है वो सब क्या होता है, वेव एक प्रकार का क्या है, डिस्टर्बेंस ही है। वेव का ट्रेवल, कोई भी वेव का प्रोपोगेट होना और ट्रेवल होना, इसका मतलब ही ये है कि डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा है। जब हम 11th फिजिक्स में वेव पढ़ना शुरू करते हैं, आप जितने भी लोग 12th में ये चीज पढ़ रहे हैं उनको तो 11th की चीजें याद नहीं आएगी, तो मैं आपको वहां से कनेक्ट करके भी बता रहा हूं कि वहां क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें 11th में। वहां पे बहुत बढ़िया कंसेप्ट है इसका वेव का। फिर उसके बाद यहां पे आता है पूरा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में। तो वेव क्या होती है, एक प्रकार का डिस्टर्बेंस होता है जो किसी मीडियम में ट्रेवल करता है। इसमें पूरा मीडियम ट्रेवल नहीं करता, सिर्फ डिस्टर्बेंस, प्रोपोगेशन, एक प्रकार का डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है। यहाँ पे जैसे हवा बह रही है, मतलब विंड के मोशन को हम वेव नहीं बोलेंगे, साउंड वेव को हम वेव बोलेंगे। जैसे मैंने बोला और कोई मेरे सामने पर्सन खड़ा हुआ है, उसको सुनाई दे रहा है, तो कैसे उस तक आवाज जा रही है, पार्टिकल्स पूरे वाइब्रेट कर रहे हैं एयर के, और वो अपना वाइब्रेशन आगे देते हुए जा रहे हैं और वो चीज क्या हो रही है, वहां तक पहुंच रही है। तो कोई भी वेव होती है उसको हम बोलते हैं मीडियम में डिस्टर्बेंस। ये मैकेनिकल वेव के लिए होता है कि जो साउंड वेव है, किसी चीज को आपने मारा तो वो उसमें अंदर वेव जा रही है, वो सब। मगर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, लाइट वेव, वो एकदम अलग होती है, उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। वो स्पेस में चल देती है, एयर में चल देती है, वाटर में चल देती है, उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। बट वहां पे भी कोई चीज है जो ऑसिलेट कर रही है। बस इस वीडियो के एंड में आपको ये समझ में आएगा कि वहां पे ऐसे क्या पॉइंट्स है स्पेस में जिससे लाइट क्या कर पा रही है, ट्रेवल कर पा रही है। तो वेव क्या होती है, एक डिस्टर्बेंस होता ही है मीडियम में। लाइट वेव को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो कैसे भी जाती है, बट वहां पे भी कुछ चीज रहती है जो उसको ऑसिलेट करने में मदद करती है। तो वेव क्या होती है, एक प्रकार का डिस्टर्बेंस होती है मीडियम में। ये नॉर्मल वेव का डेफिनेशन है। डिस्टर्बेंस, यहां पे लाइट क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एक डिस्टर्बेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में देखें तो यहां से हम क्या करेंगे, पूरी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ब्राइटनेस हल्की सी कम, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पैदा होती है, एक प्रकार से क्या, चार्ज से। यदि एक चार्ज है तो उसके पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहां पे क्या है, प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन है, और ये क्या है, एक प्रकार का पॉजिटिव चार्ज है। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है 12th के कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाती है, और नेगेटिव चार्ज से क्या होती है, अंदर की तरफ आती है। अब ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये पूरे क्या है, उसके फील्ड है, फील्ड के पॉइंट्स है। ये क्या कर रहे हैं, बस अपना एरो डायरेक्ट कर रहे हैं। एक पॉजिटिव चार्ज, उससे पूरी फील्ड क्या होगी, बाहर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मगर अभी हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देख रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ ब्लू के बारे में हम देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रो और फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, अभी सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देख रहे हैं। तो आपको क्या दिखेगा, पूरा ब्लू दिखेगा। तो इफ देयर इज अ चार्ज देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि कहीं पे भी चार्ज है तो वहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, जो ब्लू से आपको पूरी दिख रही है। ठीक है, अब यदि ये चार्ज मूव करने लग गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखती है। अब यदि ये चार्ज मूव करने लग गया तो क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होने लग जाएगी। यही चीज तो बताती है एम्पियर सर्किटल लॉ। अब ये प्रोटॉन क्या हो रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगी, हम राइट हैंड रूल से बता सकते हैं, ऐसा और ये ऐसा। मतलब ये ऐसा घूम के आएगी, यहां से ऊपर की तरफ से निकलेगी और नीचे की तरफ अंदर जाएगी। तभी आप देख सकते हैं चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, साथ ही साथ ये चार्ज उस तरफ मूव कर रहा है, तो ऐसे क्या बनी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनी। तो ऊपर तरफ से पूरी निकल रही, तो आप देख सकते हैं पूरे ये ऑरेंज रंग के आपको डॉट दिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक ब्लू की है और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, ऑरेंज रंग की। ऑरेंज रंग के डॉट यहां से निकलेगी और नीचे की तरफ अंदर जाएगी, तो नीचे आप देख सकते हैं पूरे क्रॉस होंगे। क्रॉस मतलब यहां से फील्ड लाइंस अंदर जा रही होगी। तो एक चार्ज जब मूव करने लगता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाने लग जाता है। तो इफ द चार्ज इज मूविंग देयर इज ऑल्सो ए मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मूव करने लग गया तो वहां पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत करते हैं पहले कि कौन सी पहली लॉ आई। सबसे पहले 1835 में, टाइम टेबल में आप देख सकते हैं कहां पे, अपना 1835 यहां पे। और ब्राइटनेस को कम करते हैं ताकि आपको क्या दिखे, और अच्छे से दिखे। फर्स्ट 1835 में यदि हम बात करें तो सबसे पहले क्या लॉ मिली हमको, ये लॉ का टाइमिंग हल्का सा क्या है, अलग अलग है, तो इसका आप टेंशन नहीं लेंगे, बस आपको समझना है कि कौन सी लॉ का मतलब क्या था वहां पे। तो 1835 को कौन आए, अपने गॉस आए। गॉस ने अपनी लॉ दी इन 1835। गॉस लॉ शोज एस इलेक्ट्रिक फील्ड
कम्स फ्रॉम चार्जेस। यही क्या बताती है, गॉस लॉ हमें बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आती है, चार्जेस से आती है। गॉस लॉ को हम देखें तो वो गॉस लॉ क्या होती है हमारी, ये उनकी फोटो। गॉस लॉ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताती है। फाई ई का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में ही बता रहा है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इसका मतलब ये। ठीक है, अब गॉस लॉ क्या बोलती है, सरफेस इंटीग्रल करें हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का, देखें हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस से कितनी पास हो रही है, तो वो किसके बराबर होती है, एक गॉसियन सरफेस लेते हैं हम। यहाँ पे कोई भी सरफेस ले, उस सरफेस का हम क्या, जो भी हम एक सरफेस ले लेते हैं वो सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोलेंगे, उसी का हम सरफेस इंटीग्रल करते हैं, तो वो किसके बराबर होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, चार्ज बाई एप्सिलॉन जीरो, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। मतलब गॉस लॉ ये बताती है कि जो भी हम गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, जिस भी सरफेस का हम सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं, उसके अंदर कितना चार्ज है, तभी तो वहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो बताती है कि कितना चार्ज है। तो ये क्या बताती है गॉस लॉ, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आती है, चार्जेस से आती है। ये हमें गॉस लॉ बताती है कि गॉसियन सरफेस के अंदर ये क्यू रहेगा, और एप्सिलॉन जीरो क्या बता रहा है यहाँ पे, एक खाली स्पेस की, ये क्या है, परमिटिविटी है, फ्री स्पेस की एक प्रकार से। तो ये बताता है कि खाली स्पेस में कितनी फील्ड लाइंस निकलेगी वहां से। तो गॉस लॉ हमें सबसे पहले गॉस दिया है, उन्होंने क्या दी, अपनी लॉ दी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां से आती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस से आती है। और एक गॉसियन सरफेस लेते हैं हम यहाँ पे, उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, वो चार्ज डिसाइड करेगा कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, बाहर निकलेगी वहां से, या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज क्या पता चली हमें, गॉस लॉ से भी पता चली कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करते हैं, पॉइंट्स अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉइंट अवे करती है। अब यहां पे ये चीज बार बार डायग्राम देखने का आप एक चीज रखिएगा, हर जगह फील्ड पॉइंट्स अपने अपनी जगह में है, बस क्या हो रहे हैं, वो इफेक्ट हो रहे हैं चार्ज की मदद से। मतलब फील्ड हमेशा रहती है, वो बस चार्ज क्या करते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं। ये कंक्लूजन में हम पहुंचेंगे। तो जितने भी एरो है सब अपनी जगह में ही रहेंगे, बस जैसे जैसे चार्ज आएगा वो एरो क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज से अवे की तरफ जाती है। यही चीज क्या बताती है हमें, गॉस लॉ बताती है, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर इलेक्ट्रिसिटी। आगे देखें तो जितने भी एरोज है वो क्या हो रहे हैं, बाहर की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, अंदर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में क्या होती है, वो अंदर की तरफ पॉइंट आउट करती है, फील्ड लाइंस पूरी अंदर आती है नेगेटिव चार्ज में। तो देखिए सारे एरो अपनी पोजीशन पे ही है, बस उनका क्या हो गया, इफेक्ट चेंज हो गया। मतलब अब वो सारे एरो क्या है, नेगेटिव चार्ज के अंदर आ रहे हैं। तो और एक और चीज गॉस लॉ हमें क्या बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट आउटवर्ड्स, पॉइंट टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करने लग जाती है, नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स पॉइंट करने लग जाती है। यही सारी चीजें हमें कैसे पता चलती है, गॉस लॉ से, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले गॉस आए, उन्होंने ये लॉ दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किससे आती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस से आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद 1820 में एम्पियर है। 1820 में एम्पियर ने क्या करी, ठीक है टाइम अलग अलग है, बट यहां पे पहले बाद में ये आए और एम्पियर ने पहले लॉ दे दी थी, बट यहां पे समझना इंपॉर्टेंट है कि सबकी लॉ क्या है। पहली लॉ हमें समझ में आई, गॉस लॉ, किसकी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। फिर उसके बाद एम्पियर है, एम्पियर ने अपनी लॉ दी कि यदि हम लाइन इंटीग्रल करें मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो किसके बराबर होगी, म्यू जीरो आई नेट की, कि कितना वो एम्पियर लूप के अंदर हमारा करंट एनक्लोज हो रहा है। मतलब एम्पियर ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिक जो करंट्स है वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। कब, 1820 में। तो सेकंड वाली लॉ क्या हुई, एम्पियर ने, उन्होंने क्या बताया, इन 1820 एम्पियर लॉ शोज दैट मैग्नेटिक फील्ड कम्स फ्रॉम द मूविंग चार्जेस। एम्पियर लॉ आई, उन्होंने क्या बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो कहां से आती है, मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्जेस का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, गॉस लॉ ने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड आती है चार्जेस से, एम्पियर लॉ आके क्या बोली कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आती है मूविंग चार्जेस से। और यही इस लॉ का पूरा मतलब है। इसका मतलब यदि हम यहां पे डायग्राम में देखें तो आप देख सकते हैं ये एक नॉर्मल वायर है। यहां पे क्या किया है हमने, तीन ठोक कंपास की नीडल रखी है, ये ऐसी कोई नॉर्मल डायरेक्शन में इनका डिफ्लेक्शन है। अब यदि यहां पे इस वायर में करंट फ्लो होने लग जाएगा, करंट फ्लो मतलब यहां पे जैसे आपको डायरेक्शन दिखेगा जाते हुए, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है, मतलब ये हो जाएगा कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड देखे तो ऐसे कर्व करेंगे, तो इसलिए ये क्या है, ऐसा है। तो जैसी क्या होगा, ये जो वायर है इसमें क्या होने लग जाएगा, चार्ज फ्लो होने लग जाएगा। देखिए पूरी टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, अलाइन हो जाएगी। जितने भी कंपास की नीडल है वो पहले टेढ़ी थी, अब वो क्या हो जाएगी, पूरी अलाइन हो गई यहाँ पे तीनों के साथ। फर्स्ट डायग्राम में टेढ़ी है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप wrap around the moving charge। अब
मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है वो क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। ये चीज हमें आगे जाके पता चलेगी जब नेक्स्ट वाली हम लॉ देखेंगे। और प्रीवियस हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है मगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। ये चीज हमें कैसे पता चली, गॉस लॉ मैग्नेटिज्म से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गॉस ने अपनी लॉ दे दी, एम्पियर ने अपनी लॉ दे दी, और एक तरीके से देखते हैं। ये वाला भी नेक्स्ट स्टेटमेंट किसके समझने के लिए है, हमारी एम्पियर लॉ समझने के लिए। यहां पे क्या है, ये जो रेड वाला है ये करंट शो कर रहा है एक वायर में। ये करंट क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो फिर से हम राइट हैंड थंब रूल देखेंगे तो ये करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसके कारण क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ऐसे ऐसे। और टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड रहती तो यही क्या बताया हमें, एम्पियर सर्किटल लॉ बताई। बी हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऑरेंज है, आई क्या है हमारा जो करंट जा रहा है, तो उसकी चारों ओर क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये नॉर्मल हमें एम्पियर सर्किटल लॉ पूरी ये बात बताई। ठीक है, अब उसके बाद गॉस ने अपनी एक और लॉ दी, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉस ने अपनी लॉ में क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। इसका मतलब, इस लॉ का यह भी मतलब था कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। यदि आप देखें ध्यान से, पूरी चीज पढ़ें, तो गॉस लॉ जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए थी वो क्या थी कि जितना भी एक चार्ज एनक्लोज हो रहा है गॉसियन सरफेस के अंदर, उसी से बाहर क्या होगी, फील्ड लाइंस निकलेगी। मगर कभी भी मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं होता, मैग्नेटिक का नॉर्मल एक चार्ज नहीं होता। मैग्नेटिक पोल्स क्या रहते हैं, हमेशा एक साथ दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो कोई भी जगह में आप सरफेस ले लें, वहां पे कोई भी जगह में आप गॉसियन सरफेस ले लें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, तो जितनी फील्ड लाइंस अंदर आएगी उतनी क्या हो जाएगी, बाहर चले जाएगी। तो फिर उसके बाद क्या है, गॉस लॉ है। गॉस की एक और लॉ मिली हमें, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। वो क्या बोलती है कि यदि हम सबमिशन करें मैग्नेटिक फील्ड सारे सरफेस का, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई भी यदि हम सरफेस ले लें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, हम कोई भी सरफेस एज्यूम कर लें, मैग्नेट के ऊपर बाहर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, वहां पे जितनी फील्ड लाइंस अंदर आ रही है उतनी फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। मतलब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। कोई भी यदि हम एक सरफेस का क्या करें, इंटीग्रल करें। यहां पे क्या है, डेल एस मतलब छोटे छोटे सरफेस को आप जोड़ के देखेंगे तो वो, उसके पहले क्या मिल गए, अभी तक क्या मिल गया था हमें, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी और एम्पियर सर्किटल लॉ मिल गई थी। तो ये हुई हमारी थर्ड वाली लॉ। मैक्सवेल की क्या बोलेंगे हम इसको, थर्ड वाली लॉ कैसे देखेंगे। तो गॉस लॉ की क्या आई, मैग्नेटिज्म आई, सेकंड वाली। क्या बोला, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। और इसी लॉ का मतलब भी हमें समझ में आया कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, देखें गॉस लॉ के बारे में, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म के बारे में देखें तो यहां से आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप। यही क्या बताई हमें, गॉस लॉ बताई कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करती है, हमेशा क्लोज लूप बनाती है। और यही क्या रही हमारी गॉस लॉ। आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये क्या बनाएंगे, ऐसा क्लोज लूप बनाएंगे। आप देख सकते हैं यहां पे भी फील्ड अपनी जगह में है, बस वो क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रही है इसके कारण फील्ड। तो देखिए अब क्लोज लूप बन रहा है। मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइंस कैसे जाती है, नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेट के बाहर क्या होती है, बाहर निकलती है। तो ये क्या दिया हमें, गॉस लॉ मिली मैग्नेटिज्म के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद अगले आए माइकल फैराडे, फोर्थ वाली लॉ। तब तक हमारे पास कौन कौन सी लॉ आ गई थी, गॉस की दोनों लॉ, इलेक्ट्रिसिटी के लिए और मैग्नेटिज्म के लिए। गॉस की दो लॉ, एम्पियर की एक लॉ मिल गई हमें। फिर उसके बाद माइकल फैराडे आए। कब आए वो, 1831 में। आप यहां पे देख सकते हैं टाइमलाइन में उन्होंने अपनी लॉ दी। इनकी लॉ एकदम अलग थी। इन्होंने बोला कि एक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को यदि हम चेंज करें तो हमें क्या मिल जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है। मतलब इंड्यूस ईएमएफ मिलता है। इंड्यूस ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल ही होता है। पोटेंशियल का मतलब एक प्रकार से फील्ड लाइंस ही होती है यहाँ पे, मतलब जो पास हो रही है। तो फिर माइकल फैराडे आए। माइकल फैराडे ने अपनी लॉ दी कि जो इंड्यूस ईएमएफ होती है वो डायरेक्टली, मतलब वो किसके कारण होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। फाई भी क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है। कोई भी एक सर्किट लूप है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम चेंज करेंगे तो उस लूप में क्या होने लग जाएगा, करंट जनरेट होने लग जाएगा। इन्होंने कब लॉ दी अपनी, 1831 में। आगे बढ़ते हैं। तो ये थी हमारी क्या, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसको बोलते हैं। दिस इज दी ऑड वन आउट ऑफ द लिस्ट। ये लॉ थोड़ी सी अलग थी। यहां पे पहली बार हमें पता चला कि एक फील्ड दूसरी फील्ड को बना रही है, उसका रिवर्स पता नहीं चला। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बना सकती है, यहां हमें पहली बार पता चला। तो इट सीम्स टू कनेक्ट द फील्ड्स टू ईच अदर। ये लॉ की मदद से हमें क्या समझ में आया कि फील्ड क्या होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहां पे बेसिकली ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है,
फाई भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, dt। तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। वो क्या बना रहा है, एक ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। इसका मतलब भी आपको समझ में आएगा कि ईएमएफ और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगी। तो अब डाउट हुआ, यही चीज क्या हुआ, माइकल फैराडे ने ये चीज क्या करी, डाउट करी क्या, कि इफ वन फील्ड कैन मेक द अदर फील्ड, यदि एक फील्ड दूसरे फील्ड को बना रही है, क्या अभी तक हमने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रही है, देन मे बी द चार्जेस डज नॉट मेक द फील्ड्स एट ऑल, मे बी दे जस्ट अफेक्ट देम। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आई कि जब एक फील्ड दूसरे फील्ड को बना दे रही है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कंक्लूजन कि जो चार्जेस हैं वो फील्ड बनाते नहीं है, वो सिर्फ क्या करते हैं, फील्ड को अफेक्ट करते हैं। प्रीवियस हमने डायग्राम देखा, फील्ड हर जगह थी, पॉजिटिव चार्ज आया तो फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो गया, मतलब अपोजिट हो गया, नेगेटिव चार्ज आया तो फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की तरफ हो गया। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि यदि एक फील्ड दूसरे फील्ड को बना सकती है, अभी तक हमें क्या पता चला है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रही है, देन मे बी चार्जेस डजंट मेक द फील्ड एट ऑल, मे बी दे जस्ट अफेक्ट देम, मतलब सिर्फ चार्ज क्या करते होंगे, फील्ड को सिर्फ अफेक्ट करते होंगे। मे बी दे आर थिंग्स ऑल बाय देमसेल्व्स, मतलब वो क्या है, सिर्फ एक प्रकार की थिंग्स है, खुद ही एक चीज है वो। हम जानते हैं कि लाइट क्या है, एक डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हम जानते हैं कि लाइट एक डिस्टर्बेंस है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, एंड लाइट इज ए थिंग ऑल बाय इटसेल्फ। लाइट भी क्या है, कुछ एक प्रकार की थिंग ही है, एक प्रकार का फोटॉन्स ही है। सो इट मेक्स सेंस इन फैक्ट दैट एग्जैक्टली हाउ वी इमेजिन फील्ड दीज डेज। और ये एक प्रकार से क्या बना, सेंस बना कि, और आज की डेट में हम देखें तो आज की डेट में हम फील्ड्स को ऐसे इमेजिन करते हैं। इसका मतलब ये बोला जाता है यहाँ पे कि फील्ड हर जगह है, मगर उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है यहाँ पे। बट जब चार्जेस आते हैं तो वो फील्ड को क्या करने लग जाते हैं, अफेक्ट करने लग जाते हैं। मतलब हर एक यूनिवर्स में क्या है, हर एक पॉइंट में क्या है, फील्ड है, बस उसकी वैल्यू जीरो है। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों है, बस उसकी वैल्यू जीरो है। जब चार्जेस आते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको अफेक्ट करने लग जाते हैं। तो यहां से हम क्या चीज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी मैकेनिकल वेव्स होती है, साउंड वेव्स हो गई, वो क्या करती है, मीडियम के पार्टिकल्स को ऑसिलेट करके ट्रेवल करती है। तो जो लाइट वेव है, लाइट वेव बोलते हैं स्पेस तो पूरा खाली है, तो स्पेस में क्या है ना, पूरी फील्ड बिछी हुई है, बस फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो है। जब लाइट वेव ट्रेवल करती है ना, तो वो पूरे फील्ड को अफेक्ट करते हो जाती है, और डिस्टर्बेंस ट्रेवल होता है। एक जगह में चार्ज यदि एक्सेलरेट कर दिया तो वो एक ऐसा डिस्टर्बेंस छोड़ेगा जो पूरी फील्ड को क्या करते जाएगा, वेरी करते हुए आगे बढ़ते जाएगा। तो यही चीज नोटिस, जो एरो, जो पिक्चर हमने देखी वहां पे आपने नोटिस किया, एरो इन द पिक्चर रिमेन्स इन द प्लेस एट चार्ज मूव्स। जो भी एरो हमने देखा, फील्ड एरोज देखे, वो सब अपनी अपनी जगह में है। एज चार्ज मूव दे आर अटैच्ड टू द स्पेस नॉट द चार्ज। वो सब क्या है, जितने भी फील्ड एरोज हैं वो सब स्पेस से अटैच्ड है, मतलब एक स्पेस में, खाली जगह में अटैच्ड है, वो चार्ज के साथ अटैच थोड़ी ना है। इफ देयर आरंट any charges around, we like to imagine fields are still there, just a value of zero। यदि कोई चार्ज नहीं होगा तो हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि फील्ड वहीं पे है, बस उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। We did not get this conversation until 1860s। तो पहले लोग ये चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि फील्ड है, उसकी वैल्यू जीरो है। बट 1860s के बाद क्या हुआ, जब माइकल फैराडे आए तो हमें इस चीज का कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। सेम आप देखेंगे तो यहां पे आप देखिए इलेक्ट्रिक ऐसे क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर डॉट, नीचे एक्स, ऑरेंज वाली बता रही है मैग्नेटिक फील्ड, ब्लू वाली क्या बता रही है हमारी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं फील्ड अपनी जगह में है, वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रही, बट चार्ज क्या कर रहा है, उस फील्ड को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है बस, क्योंकि एक फील्ड दूसरे फील्ड को बना सकती है यहाँ पे। तो इसका मतलब यदि यहाँ पे चार्ज नहीं होता तो हम बोलेंगे कि फील्ड है यहाँ पे, यदि चार्ज नहीं होता तो हम बोलेंगे फील्ड है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, बस उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। और ये चीज पहले आप ध्यान में रखिए, तो आगे जाके आपको समझ में आएगा कि लाइट कैसे डिस्टर्बेंस ट्रेवल होगा। तो अभी हमारी क्या कंक्लूजन है कि फील्ड हर जगह है, बस उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। कोई चार्ज नहीं है तो वो किसी भी फील्ड को क्या करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा। चार्ज आ गया तो सारी फील्ड के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, उस हिसाब से अफेक्ट होने लग जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये तीनों क्या हो गई, हमारे पास चार लॉ आ गई। ठीक है, कौन सी लॉ आ गई, गॉस लॉ आ गई इलेक्ट्रिसिटी के लिए, गॉस लॉ मैग्नेटिज्म के लिए, एम्पियर सर्किटल लॉ और फैराडे की लॉ। ये तीनों आए, गॉस ने 2 लॉ दी और बाकी दोनों ने 2 लॉ। 4 लॉ हमारे पास थी। फिर उसके बाद 30 इयर्स आफ्टर फैराडे, 30 साल हो गया उसके बाद, फैराडे के बाद ये हुआ 30 साल, मतलब आप देख सकते हैं फैराडे ने अपना दिया था 1830 को। उसके बाद
1860 हो गया और देखे तो 1861 हो गया। 1861 को क्या हुआ, माइकल फैराडे पिक्चर में आए, वो इनके बीच के कन्वर्सेशन में आए कि क्या बात चल रही है, मैं भी आता हूं, मैं भी देखता हूं करके। फिर उसके बाद माइकल फैराडे बोल रहा हूं, मैक्सवेल पिक्चर में आए 1861 में। मैक्सवेल आए, फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे फील्ड के बारे में, और मैक्सवेल क्या है, एक बहुत जबरदस्त मैथमेटिशियन थे, एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे। 30 ईयर्स आफ्टर फैराडे, 30 साल बाद माइकल फैराडे आए और उन्होंने एक चीज सोची। कब की बात है ये, 1861 की बात है। उन्होंने सोचा कि इफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन अफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट वुड बी नाइस इफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कुड अफेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने बोला कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, तो बढ़िया होगा यदि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करे, मैग्नेटिक फील्ड बनाए। उन्होंने ऐसा पहले सोचा। फिर उसके बाद देख लिया आगे जाके कौन आने वाले हैं, हेविसाइड आने वाले हैं, ओलिवर हेविसाइड। इन्होंने क्या किया वो चीज के बारे में हम देखेंगे। तो फैराडे ने सोचा कि यदि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है, तो बढ़िया होगा यदि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड बने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला यस दे शुड बी अफेक्ट ईच अदर। उन्होंने बोला कि जब एक चीज एक को अफेक्ट कर रही है तो दूसरी भी अगले को अफेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, यहां पे हमें क्या दिखेगी, सीधा इक्वेशन दिखेगी। कैसे आया वो तो हम डिस्प्लेसमेंट करंट के एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। उन्होंने क्या किया, एम्पियर सर्किटल लॉ ली और उसमें क्या करी, एक टर्म ऐड कर दी, सीधा पूरी एक टर्म ऐड कर दी, ताकि क्या पता चले हमें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है वो भी क्या करे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ये वाली जो पूरी टर्म थी, ये पूरी टर्म क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट करंट इसका नाम हुआ। इतनी तो पूरी एम्पियर सर्किटल लॉ है। ये वाली टर्म क्या बता रही है, आप देख सकते हैं, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बता रही है। म्यू जीरो तो दोनों के पास है, मतलब ये क्या है, ये तो म्यू जीरो दोनों से कॉमन निकाल लेंगे तो वो तो है ही। नेट करंट में टर्म आ रही है, तो डी फाई बाई डी टी क्या बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो उन्होंने एक टर्म क्या करी है, पूरी ऐड कर दी और क्या बन गई, नई लॉ बन गई, मैक्सवेल एम्पियर लॉ। एम्पियर मैक्सवेल लॉ इसको बोलते हैं, या मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। अब ये चीज उन्होंने कैसे ऐड करी, इसका हम अभी डेरिवेशन तो देखेंगे कि ये टर्म आई कैसे। उन्होंने किया क्या, पहले हम ये देख रहे हैं। तो इसी से क्या हुआ, he took Ampere's law and attached an extra term to make it happen। उन्होंने Ampere's law ली और उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म अटैच कर दी ताकि ऐसा बने। बट इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। ओरिजिनली बोलते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था, उतना सही नहीं था जो उन्होंने मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट किया था, बट उसका रिजल्ट सही आया। जो ये रिजल्ट था वो एकदम क्या हुआ, सही आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो अब उसके बाद ये चीज कैसे हुई, ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं, इसका हम डेरिवेशन तो करेंगे ही करेंगे। एक यदि हम एक कैपेसिटर लेते हैं, ठीक है, ये कैपेसिटर में क्या है, आप देख सकते हैं कि एक प्रकार से क्या है, करंट फ्लो कर रहा है। रेड वाला क्या बता रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। अब इसमें करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे यदि मैं एक बाहर में एक पॉइंट ले लूं कैपेसिटर के बाहर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगी क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रहा है। कैपेसिटर के बीच में कोई क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि कैपेसिटर के बीच में तो सिर्फ फील्ड रहती है। तो इसका हम क्या देखते हैं, एक एनिमेशन देखते हैं। मतलब अभी हम समझ रहे हैं कि कैसे वो चीज हो रही है। यहां पे यदि हम देखें कि एक कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर में क्या है, एक प्रकार से ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होते रहेगी, चेंज होते रहेगी। ठीक है, अब यदि यहां पे देखें तो यहां पे भी क्या बनती है, अंदर में भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इसका हम डेरिवेशन देखेंगे कि कैसे हो रहा है। अब सेम यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ही बनेगी, क्योंकि क्या है, यहां पे एक प्रकार से क्या है, चार्ज करंट फ्लो कर रहा है। बट कैपेसिटर के बीच में भी क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ऐसा क्यों होगा, ये चीज के बारे में अभी हम देखेंगे डेरिवेशन में। तो अब यहां से क्या है, एक प्रकार का ये कौन सा करंट है, याद रखिएगा, करंट ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब ये एक प्रकार का ऑल्टरनेटिंग करंट है यहाँ पे। तो कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है। अब यदि इसी के बारे में देखें तो ओरिजिनली वहां पे कंक्लूजन क्या हुई कि कैपेसिटर में यहां पे तो करंट फ्लो करता है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। बट यदि हम यहां पे एक मैग्नेटिक कंपास को लेके आए तो वो क्या करेगा, एक डिफ्लेक्शन शो करेगा। यदि हम यहां पे एक मैग्नेटिक कंपास की निडल को लेके आए तो वो भी क्या करती थी, डिस्प्लेसमेंट क्या करती थी, शो करती थी। सेम ऐसा ही डिस्प्लेसमेंट वो भी यहां बीच में शो करेगी। तो लोगों को लगा कि जब यहां करंट है तो ठीक है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, यहां तो कोई करंट ही नहीं है, तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड बन रही, कंपास निडल दोनों जगह सेम डिफ्लेक्शन कैसे दे रही है। तो ये चीज एम्पियर ने बताया कि करंट तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता ही करता है, साथ ही साथ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी।
ये चीज किन्होंने दी? मतलब मैक्सवेल ने दी कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। तो सेम वैसी जो अभी हमने वीडियो में देखा वही चीज यहां पे हो रही है। देखते हैं एक बार फिर से। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट से कैपेसिटर कनेक्टेड है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो उसी के कारण क्या बन रही है? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार चेंज हो रही है क्योंकि कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होते रहेगा, करंट ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब एक प्रकार से ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इधर से आई फिर इधर से आई। ये ब्लू वाला क्या है? फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो यहां पे भी लेंगे तो यहां पे भी क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। इसी के कारण वो क्या आई? एक्स्ट्रा टर्म आई। अभी हम डिराइव करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेम यहां पे जैसे मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वैसी जहां पे हम करंट के पास मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, सेम वैसी क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो अभी हम ब्रीफ में डिस्कशन कर रहे हैं, आगे जाके हम इसका डिराइव करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा और हम ओरिजिनली वो एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि वो जो डिस्प्लेसमेंट करंट वाली टर्म आई वो कैसे आई। ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट वाली टर्म आई ये आई कैसे, ये चीज के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब मैक्सवेल ने क्या किया? उन्होंने 4 इक्वेशन नहीं दी। वो क्या थे? एक प्रकार के मैथमेटिशियन थे। तो उन्होंने क्या करी? बहुत सारी इक्वेशन दी। मतलब ओवरऑल आप देखेंगे तो उन्होंने 20 इक्वेशन दी थी पूरा सारी चीज को प्रिसाइज करने के लिए। अब इसको गिनेंगे तो पूरी 20 इक्वेशन है। तो क्योंकि वो क्या थे, उनको सिंप्लिसिटी से उतना फर्क नहीं पड़ता था, वो एक एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे। उन्होंने 20 ठोक अपनी इक्वेशन दे दी जिसको पढ़ने के लिए बहुत टेंशन हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ? मैक्सवेल के बाद ओलिवर हेविसाइड आए। ओलिवर ने क्या करी? इन 4 इक्वेशन को क्या किया? कंसाइज किया। और इक्वेशन का ये जो 4 इक्वेशन थी, ये चारों इक्वेशन क्या मिली उसके बाद हमें मिली? चारों इक्वेशन क्या मिली उसके बाद हमको मिली। यहां फर्स्ट वाली क्या? गॉस लॉ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, गॉस लॉ मैग्नेटिज्म के लिए। ये क्या है? फैराडे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। और ये वाली हमारी मैक्सवेल की एम्पियर सर्किटल लॉ। इतनी एम्पियर लॉ है और यहां पे क्या है? मैक्सवेल की डिस्प्लेसमेंट करंट वाली टर्म ऐड है। तो ओलिवर हेविसाइड ने क्या दी? ये इक्वेशन दी। बट फिर भी आज के डेट में लोग इसको ओलिवर हेविसाइड की इक्वेशन नहीं बोलते, इसको आज की डेट में मैक्सवेल की इक्वेशन ही बोलते हैं। तो हिस्ट्री बहुत सारा अच्छा काम नहीं करी है, मतलब हिस्ट्री एक क्रूअल चीज है। ओलिवर का नाम नहीं है तो इसको सही तरीके से बोला जाए तो मैक्सवेल हेविसाइड इक्वेशन इसको बोलनी जानी चाहिए, क्योंकि ये 4 कंसाइज किसने किया था? ओलिवर हेविसाइड ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक चीज का बस हम ये ध्यान रखेंगे कि जो ये वाली, ये तो फैराडे लॉ ही है। और कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे? अब देख सकते हैं कि जो E है वो क्या है? इंड्यूस ईएमएफ है। और क्या है? डी फाई बी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। बीच में क्या है? अभी जो इंड्यूस ईएमएफ है इसको हम क्या बोल सकते हैं? किसी दो पॉइंट्स के बीच में ईएमएफ जनरेट होगी, मतलब उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोल सकते हैं? मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का, E का, ये भी हम बोल सकते हैं। अब ये रिलेशन कैसे आता है इसको याद करने के लिए आपको जाना पड़ेगा चैप्टर में जहां पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पढ़ा है। वहां पे हम एक रिलेशन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, जो हम रिलेशन निकालते हैं कि वो रिड्यूसिंग रहता है, नेगेटिव साइन आता है। तो ये क्या होता है? वहीं से आता है ये ऑल रिलेशन। मतलब हम क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन में हम निकाल सकते हैं। तो ये चीज हमने ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ ली, दोनों के बीच का रिलेशन। तो कुल मिला के ये वाली क्या है? फैराडे लॉ ही है हमारी, एक तरीके से देखा जाए तो। और नीचे वाली क्या है हमारी? मैक्सवेल सर्किटल लॉ, या हम बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ, दोनों का मॉडिफाइड वर्जन, या हम बोल सकते हैं मॉडिफाइड सर्किटल लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखेंगे कि जो डीएस है, कोई एक्सप्रेशन में जैसे आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो ये क्या है? एक प्रकार से सरफेस है। डीएस सरफेस है, और सरफेस को हम क्या बोल सकते हैं? एरिया भी बोल सकते हैं। तो आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो वहां पे वो डीएस के बदले क्या लिखा रहेगा? डी लिखा रहेगा। तो दोनों का मीनिंग क्या है? लगभग सेम ही है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद मैक्सवेल ने कुछ साल और सोचा, मतलब 1861 में उन्होंने अपना क्या दिया था? लॉ दिया था। अब उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा और सोचा इसके बारे में, फिर उसके बाद 1865 हो गया। फिर उनको अचानक से एक चीज का ख्याल आया। उन्होंने क्या सोचा कि इफ चार्ज विद ए चेंजिंग वेलोसिटी, यदि एक चार्ज है, उन्होंने क्या सोचा? इफ ए चार्ज विथ a velocity gives us a magnetic field, then a charge with changing velocity should give us a changing magnetic field. उन्होंने सोचा कि जब एक चार्ज रहता है जिसके पास वेलोसिटी रहती है, मतलब करंट मूव करने लग गया तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ये तो हम जानते ही हैं। मगर यदि वही चार्ज में क्या वेलोसिटी क्या होने लग गई? चेंज होने लग गई। इसका मतलब क्या होने लग गया? उसमें एक्सेलरेशन आने लग गया। तो क्या देगा? वो एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड देने लग जाएगा। तो फिर अब यदि हम ऐसा एक चार्ज देखें जिसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो सिंपली ऑल्टरनेटिंग करंट को आप देख लीजिए, वो हमेशा
क्या होते रहता है, ऑल्टरनेट होते रहता है। मतलब एक प्रकार का क्या है, वहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन होता है, हम जानते हैं, एक एंड से दूसरे एंड में। मतलब जब वो अपने मीन पोजीशन पे आएगा तो एक्सेलरेट करके आएगा, फिर डी एक्सेलरेट होके जाएगा, फिर वापस मुड़ के आएगा। तो एक ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा रहता है, वैसा ही तो रहता है, जिसमें चार्ज क्या होती है, जिसकी वेलोसिटी चेंज होते रहती है हमेशा। मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी रहती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन आएगा। इसका मतलब तो उन्होंने ये सोचा कि एक ऐसा चार्ज जिसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, मूव करने की वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, मतलब उसमें एक्सेलरेशन आ रहा होगा, तो वो क्या कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर सकता है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही उन्होंने ये चीज सोची तो उन्होंने क्या कर दिया, दैट्स व्हेन मैक्सवेल सॉ द लाइट, मतलब उसी समय उन्होंने क्या किया, लाइट मतलब उन्हें दिखाई दी, मतलब सही में उन्होंने क्या कर दिया, रीडिस्कवर कर दिया लाइट को। मतलब वहीं से उनको क्या समझ में आया कि लाइट ओरिजिनली क्या है। अब देखते हैं, हम जानते हैं फैराडे से, we know from Faraday a changing magnetic field gives us an electric field। एक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलती है, सिंपल फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। इफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो चेंजिंग, अब यदि वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होने लग जाएगी, चेंज होने लग जाएगी, तो हमें क्या मिल जाएगी, देन वी गेट अ मैग्नेटिक फील्ड, ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिर वो चेंज हो रही है, तो उससे क्या मिल जाएगा, हमें एक मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। पहले ही मैक्सवेल ने ये चीज प्रूव कर दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो अब इसके कारण हमें क्या मिल जाएगा, विच गिव्स ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन। मतलब दोनों का क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड बनी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, मतलब दोनों क्या होने लग जाएंगे, एक दूसरे को बैलेंस करने लग जाएंगे, सेल्फ सस्टेनिंग होने लग जाएंगे। तो मैक्सवेल हैज डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो उसी के बाद क्या हुआ, ये चीज उन्होंने सोची, उसी के बाद क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी हो गई। अब उन्होंने इसकी स्पीड कैलकुलेट करने की कोशिश करी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जब उन्होंने स्पीड कैलकुलेट करने की कोशिश करी तो वो एग्जैक्ट किस स्पीड के बराबर निकली, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो अब आप देख सकते हैं कि यदि एक जगह चार्ज एक्सेलरेट कर दिया एक बार बस पास्ट में, तो उसका डिस्टर्बेंस क्या होने लग जाएगा, पूरा फ्लो करने लग जाएगा। ब्लू वाली क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ऑरेंज वाली क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। एक बार चार्ज अपने पास्ट में कहीं पे एक्सेलरेट कर दिया तो उसका डिस्टर्बेंस पूरे स्पेस में क्या होने लग जाएगा, ट्रैवल होने लग जाएगा। और जब मैक्सवेल ने स्पीड कैलकुलेट करी तो वो एकदम एग्जैक्ट किसके बराबर आई, एग्जैक्ट पॉइंट में वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आई। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कैसे ऑसिलेट कर रही है पूरी। ऑरेंज वाली मैग्नेटिक फील्ड है और ब्लू वाली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक बार चार्ज कहीं एक्सेलरेट हुआ तो क्या हो जाएगी, ऐसे पूरी फील्ड आगे बढ़ जाएगी। इसको हम डिस्टर्बेंस के फॉर्म में भी देखेंगे आगे जाके। तो उन्होंने स्पीड कैलकुलेट करी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो वो एग्जैक्टली सेम आई किसकी, स्पीड ऑफ लाइट की। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट द लाइट, ये क्या थी, स्पीड ऑफ लाइट ही नहीं थी। दैट्स द स्पीड एट विच एनी चेंज हैपनिंग विद द चार्ज कैन बी कम्युनिकेटेड टू द फील्ड। अब ये वो स्पीड है कि यदि चार्ज में कोई भी चेंजेस आ रहा है कहीं पे भी, तो इस स्पीड से क्या होगा, चार्ज फील्ड को क्या हो जाएगा, कम्युनिकेट होगा। मतलब चार्ज यहां पे और फील्ड यहां पे, फील्ड तो हर जगह ही है, बस उसकी वैल्यू 0 है। अभी थी चार्ज यहां पे और फील्ड यहां पे, चार्ज में कुछ भी चेंजेस आया, मतलब चार्ज एक्सेलरेट हुआ, तो इस स्पीड से इस फील्ड के पॉइंट में क्या होगा, इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। मतलब क्या है, हल्का सा डिले हो रहा है यहाँ पे, मतलब पास वाला जो फील्ड के पॉइंट्स रहेंगे वहां पे जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, और दूर वाले जो फील्ड के पॉइंट्स रहेंगे उनमें क्या होगा, थोड़ा सा देर में इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। भले स्पीड ऑफ लाइट से पहुंच रहा है, मतलब यदि एकदम ज्यादा डिस्टेंस रहा तो थोड़ा सा डिले होगा। तो इसी से हम क्या बोल सकते हैं, फिर से समझ सकते हैं आप कि यदि चार्ज में कुछ भी चेंजेस आ रहा है, फील्ड तो हर जगह है, फील्ड के पॉइंट्स बस उसकी वैल्यू 0 है। यदि चार्ज एक्सेलरेट किया तो जितने भी फील्ड के पॉइंट्स दूर दूर में है, जितने भी दूर दूर में पॉइंट्स है, उसमें इंफॉर्मेशन पहुंचने में कितना टाइम लगेगा कि यहाँ पे चार्जेस में चेंजेस हुआ है, तो उन तक जब क्या आएगी, वेव आएगी, और वो कितना, स्पीड ऑफ लाइट से क्या होगा, इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। तो दैट्स द स्पीड एट विच any change happening with the charge can be communicated to the field। मतलब ये वही स्पीड है, यदि चार्ज में कुछ भी चेंजेस आ रहा है उसके एक्सेलरेशन में, तो फील्ड को कम्युनिकेट होने में क्या लगेगा, इतना टाइम लगेगा। तो देयर इज अ डिले, मतलब क्या है, एक हल्का सा डिले है। देयर इज अ डिले बिटवीन व्हेन द चार्ज मूव्स एंड हाउ द फील्ड रिस्पॉन्ड्स एट ऑल दिस पोजीशन इन स्पेस। मतलब हल्का सा डिले होगा, पहले चार्ज एक्सेलरेट किया तो वो इंफॉर्मेशन क्या होगी, वेव जैसे प्रोपोगेट होते रहे जाते रहेगी फील्ड में। उसके बाद फिर चार्ज एक्सेलरेट किया तो पहली इंफॉर्मेशन चले गई, अब दूसरी इंफॉर्मेशन क्या होगी, मतलब आना शुरू करेगी, दूसरा जो डिस्टर्बेंस है वो आना चालू करेगा। तो हल्का सा डिले है। तभी हम क्या करते हैं, इक्वेशन में एक टर्म यूज करते हैं kx वाली। 11th आपने पढ़ा है वेव्स में कि सोर्स से वो कितने डिस्टेंस पे है। ऑब्वियस सी बात है, अब जब भी हम वेव बनाते हैं तो वेव कैसे बनाते हैं, ये है हमारी सोर्स, पहले एक ऐसी वेव,
फिर सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव। तो वेव क्या होती है, ऐसे धीरे धीरे करके जाती है। तो पहले वाले को जल्दी इंफॉर्मेशन मिलेगी और बाद वाले को क्या मिलेगी, थोड़ी देर बाद मिलेगी। यदि इसमें कुछ भी चेंजेस आया तो ये क्या करेगा, ये कैसे अपनी फील्ड रिस्पॉन्स करते रहेगा, चार्ज पास्ट में जो था, पास्ट में जो वो एक्सेलरेट किया था उसका रिस्पॉन्स ये देते रहेगा। तो ये डिले है फील्ड के बीच का। आगे देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब यदि हम एक रेडियो टावर की बात करें, एक ये क्या है, रेडियो स्टेशन का क्या है, एंटीना है। यहाँ पे क्या होते रहेगा, चार्ज क्या होते रहेंगे, ऊपर नीचे क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। ये एक चार्ज है और वो फील्ड बना रहा है एक प्रकार से, इधर अंदर जा रही है यहाँ पे। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये पूरे जो चार्जेस हैं ये क्या हो रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एक प्रकार से हम देख सकते हैं। तो अब ये क्या है, एक प्रकार का रेडियो स्टेशन का एंटीना है। यहाँ पे क्या होते रहेंगे, चार्ज हमेशा ऊपर नीचे होते रहेंगे। अभी हम इसको फोटोज में देखेंगे क्यों ऊपर नीचे होते रहेंगे, क्योंकि वहां पे क्या है, एक प्रकार का ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, अपनी पोलैरिटी चेंज करते रहता है। तो कभी करंट ऐसे जाएगा, कभी करंट ऐसे जाएगा। तो इसको हम देखते हैं। अब यहां से हमें समझ में आएगा कि कैसे क्या होती है हमारी फील्ड प्रोपोगेट होती है। देखते हैं इसको। अब देख सकते हैं यहां पे चार्ज क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे चार्ज हो रहा है। तो उसी के कारण क्या बनेगी, ऐसे फील्ड बनते रहेगी। हर बार फील्ड क्या होते रहेगी, चेंज होते रहेगी। पहले इधर से जाएगी, फिर इधर से जाएगी। अब यही जो है ये क्या होते रहेगा, पूरे स्पेस में क्या होगा, डिले होगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। फिर से एक बार देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हुई तो वो फिर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। तो एक प्रकार से एक बार चार्ज यहां पे एक्सेलरेट किया तो वो क्या होने लग जाएगा, पूरे स्पेस में क्या होने लग जाएगी, फील्ड पूरी बहने लग जाएगी। और इसी को हम क्या बोलेंगे, वेव पैटर्न बोलेंगे। ऑरेंज वाला क्या है, पूरी मैग्नेटिक फील्ड है। ब्लू वाली क्या है, पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो क्या बता रहा है, उसका डायरेक्शन बता रहा है। फिर से एक बार देख सकते हैं, चार्ज ऊपर नीचे होगा, ये एक प्रकार का रेडियो एंटीना है। रेडियो एंटीना में ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो वो क्या बनाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगी अपने बाजू में। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना देगी। ऐसे करके क्या होगा, एक पूरा डिस्टर्बेंस क्या होता रहेगा, ट्रैवल होते रहेगा। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार का वेव पैटर्न। हल्का सा डिले है। देखिए यहां वाले जो फील्ड के पॉइंट्स है वो जल्दी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और जो इधर वाले पॉइंट्स होंगे वो कब रिस्पॉन्स करेंगे, जो पास्ट में चार्ज काम किया था उसके ऊपर। तो ये वाले क्या किए, तुरंत रिस्पॉन्स किए। उसके बाद यहां वाला जो होगा वो उसी रिस्पॉन्स को क्या कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। तो यही क्या है, एक हल्का सा डिले। और वेव ऐसी ट्रेवल होती है, मैंने अपने जैसे साउंड वेव के बारे में बात करें, मैंने अपने मुंह से बोला तो साउंड वेव के क्या हो गए, यहाँ पे पार्टिकल कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होने लग गए। अब यही कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन क्या करेगा, आगे मूव करेगा। तो मैंने जो दूसरा शब्द बोला उसका रेयर फ्रैक्शन मूव करेगा। तो ऐसे ही तो वेव मूव होती है। और ऐसे ही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। और ये सेल्फ सस्टेनिंग रहता है, एक दूसरे को ये लोग बनाते रहते हैं। एक बार यहां पे चार्ज एक्सेलरेट कर दिया, उसका जो डिस्टर्बेंस है वो पूरे फील्ड में क्या होते जाएगा, पूरा ट्रैवल होते जाएगा। आगे देखते हैं। तो ये हमने ग्राफिक्स देखा। अब यदि आगे बढ़े तो एक बार यदि हम डिटेल में देखें तो द स्पीड ऑफ लाइट डिमांड्स दैट देयर विल बी अ डिले। मतलब स्पीड ऑफ लाइट क्या करती है, एक प्रकार का डिमांड करती है कि देयर थोड़ा सा डिले हो। पहली वाली जो डिस्टर्बेंस है वो पहले पहुंचेगा, अगला जो भी चेंजेस आया वो डिस्टर्बेंस क्या होगा, थोड़ा बाद में पहुंचेगा। ऑलरेडी ठीक है, ये चीज क्या है, बहुत ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट से ये चीज क्या हो रही है, वो हो रही है। बट इसको हमने क्या दिया, हल्का सा स्लो करके देखा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ऐसी तो जाएगी, पहली इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट हुई, फिर दूसरी इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट हुई। ऐसे ही क्या होती है, हमारी पूरी इंफॉर्मेशन क्या होती है, कम्युनिकेट होती है पूरी। In a way, the field arrows are responding to the where the charge was in the past and what is was doing back then. जो फील्ड एरोज है, हमने देखा कि फील्ड एरोज के बारे में वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि पहले चार्ज ने क्या काम किया। फील्ड एरोज आर रिस्पॉन्डिंग टू वेयर द चार्ज वॉज, चार्ज कहां पे था, इन द पास्ट, एंड व्हाट इट इज डूइंग बैक देन, वहां पे वो एक्सेलरेट किया। तो फील्ड एरोज क्या हो रहे हैं, थोड़े 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 करके पूरी इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है, रेदर देन वेयर इट इज एंड व्हाट इट इज डूइंग नाउ। एक बार चार्ज एक्सेलरेट कर दिया, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट होने लग जाएगी। उसी बीच चार्ज दूसरी बार एक्सेलरेट कर दिया तो दूसरी इंफॉर्मेशन आने में क्या होगा, टाइम होगा। फील्ड में जो डिस्टर्बेंस ट्रैवल होगा उसमें आने में टाइम होगा। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हल्का सा डिले बोल रहे हैं। द रिजल्ट इज ए वेव पैटर्न। और एक रिजल्ट क्या रहेगा, एक प्रकार का वेव पैटर्न रहेगा। दिस फील्ड डिस्टर्बेंस इज सेल्फ सस्टेनिंग। ये जो फील्ड डिस्टर्बेंस है वो क्या है, सेल्फ सस्टेनिंग है। इसका मतलब यदि चार्ज हल्का सा एक्सेलरेट कर दिया, ऑल्टरनेटिंग करंट एक प्रकार से मान लेते हैं, तो उसका डिस्टर्बेंस उसका जो डिस्टर्बेंस है स्पेस में, जो फील्ड पॉइंट्स है उसमें क्या होने लग जाएगा, फ्लो होने लग जाएगा। और सेल्फ सस्टेनिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को बनाते रहेगी ऑसिलेट करते करते, और वो पूरे स्पेस में फैलने लग जाएगा। सेम ऐसा क्या होता है, सन से भी होता है। सन से जो फोटॉन्स निकलता है वो क्या रहता है, एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहती है। वो डिस्टर्बेंस क्या होता है, पूरा ट्रैवल करता है। ट्रैवलिंग करने की स्पीड क्या है, उसकी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है, 3 × 10⁸।
आगे देखते हैं, यू कैन स्टॉप द चार्ज फ्रॉम मूविंग एंड द फील्ड्स विल कंटिन्यू टू डू दिस। यदि हम चार्ज को स्टॉप भी कर दे तो फील्ड क्या होने लग जाएगी, अपने आप पूरी मूव होने लग जाएगी, इलेक्ट्रिक और ऑसिलेटिंग फील्ड मूव करने लग जाएगी पूरे स्पेस में। देयर इज नाउ ए डिस्टर्बेंस इन ए कपल ऑफ फील्ड्स, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, दैट ट्रेवल्स आउट थ्रू द स्पेस एट ट्रेवल्स आउट थ्रू दी स्पेस, मतलब हमने चार्ज को एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेट करके रोक दिया, तो उसका फील्ड डिस्टर्बेंस क्या होने लग जाएगा, पूरे स्पेस में क्या होने लग जाएगा, फ्लो होने लग जाएगा। ऑल बिकॉज सम चार्ज एक्सेलरेटेड एट सम पॉइंट इन द पास्ट। क्यों ऐसा पूरी फील्ड में डिस्टर्बेंस फ्लो होने लग जाएगा, क्योंकि कोई चार्ज पास्ट में एक्सेलरेट कर दिया था, तो उसी का डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है, पूरा फ्लो हो रहा है एक प्रकार से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन में। एंड दैट फील्ड डिस्टर्बेंस is what we call light, और इसी फील्ड डिस्टर्बेंस को हम क्या बोलेंगे, एक प्रकार से लाइट बोल सकते हैं। लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, अब जो भी फील्ड डिस्टर्बेंस जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। लाइट की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रहती है, और लाइट भी क्या है, एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, तो सेम ये चीज रहेगी। और फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे, कि सोर्स वाला चार्ज कैसे ऑसिलेट किया है, उसी फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, ट्रेवल करेगा। अब यदि फील्ड डिस्टर्बेंस के बारे में बात करें, तो जब हम 11 में फिजिक्स में वेव पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा ही रहता है, वेव क्या है, एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है जो ट्रेवल होता है किसी मीडियम में। वहां पे हम मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, नॉर्मल साउंड वेव्स, ट्रांसवर्स वेव। लाइट भी एक प्रकार की ट्रांसवर्स वेव है, बट इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये मैकेनिकल वेव नहीं है, ये तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग ही वेव है पूरी। आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। अब हम देखेंगे ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट कि कैसे जो डिस्प्लेसमेंट करंट आया उसके ऊपर, और क्या मतलब इनकंसिस्टेंसी आई एम्पियर सर्किट लॉ में, उसके बारे में, कैसे डिस्प्लेसमेंट करंट का डिस्कवर हुआ और कैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ये चीज के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में रहता है उसी को हम देखते हैं। तो कैसे डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या हुआ हमारा, वो हुआ। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर लेते हैं। ये हमने क्या लिया, एक कैपेसिटर लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, एक पहले बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने क्या किया, एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब यहां पे एक चीज कंडीशन याद रखिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा यहां पे। ठीक है, तो अब कैपेसिटर क्या होने लग जाएगा, यहां पे चार्ज होने लग जाएगा। ओके, अब एक चीज याद रखिएगा, यहां पे जो बैटरी से हमने कनेक्ट किया है, बैटरी से कनेक्ट कर भी बोल सकते हैं, और हम यहां से इसको क्या बोल सकते हैं कि इसको हमने किससे कनेक्ट किया है, एसी सोर्स से कनेक्ट किया है। ये भी दोनों चीजें बोल सकते हैं, मगर एकदम सही तरीके से बोलना क्या होगा ना, एसी सोर्स से कनेक्ट किया है, ये ज्यादा सही तरीके से होगा। क्यों, क्योंकि डीसी का यदि हम सोर्स लेते हैं तो डीसी सोर्स में हमें डिस्प्लेसमेंट करंट तब तक ही मिलेगा जब तक कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। अब यदि डीसी के केस में बात करें कैपेसिटर में, तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, कैपेसिटर चार्ज होने लग जाएगा। कैपेसिटर चार्ज जब तक, मतलब करंट इसमें फ्लो होते रहेगा, और इसी करंट को हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार से कंडक्शन करंट बोलते हैं, जो वायर में फ्लो करता है। कब तक यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होते रहेगी, जब तक क्या हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। एक बार कैपेसिटर चार्ज हुआ तो वो क्या कर देगा, डीसी को ब्लॉक कर देगा सर्किट में, तब डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं बनेगा। यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट यही बीच में ही बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे चेंज हो रही है। तो देखते हैं, तो यदि हम डीसी सोर्स मानते हैं तो डीसी सोर्स को कब तक मानेंगे, जब तक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हो जाता, उसके पहले के ही टाइम में हम इसको एनालिसिस देखेंगे। तो सही तरीके से बोलना चाहिए तो बोलेंगे यहाँ पे क्या है, एसी सोर्स है, क्योंकि एसी क्या करते रहेगा, हमेशा ऑल्टरनेट होते रहेगा। ऑल्टरनेट होने के कारण क्या होगा, कैपेसिटर हमेशा चार्ज डिस्चार्ज होते रहेगा। तो एकदम सही वे क्या बोलना है कि हम उसको किससे कनेक्ट किए, एसी सोर्स से कनेक्ट किए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो कैपेसिटर है इसका क्या है, कैपेसिटेंस सी। ठीक है, अब यहां पे करंट फ्लो कर रहा है, तो एक और करंट की कंडीशन ये है कि कंडक्शन करंट कब तक वायर में रहेगा, जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया डीसी सोर्स के साथ, तो वो ब्लॉक कर देगा करंट को, तब तो कोई भी हम पॉसिबल नहीं मान पाएंगे। तो सही तरीके से मानते हैं तो हम मानते हैं कि एसी करंट से कनेक्ट किए, वो क्या हो रहा है, एसी से कनेक्ट किए, वो बार बार चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद यदि हम ये वायर में यहां पे एक वो बना है, एक लूप लें, ये क्या है, एक प्रकार का एम्पियर लूप ही है, और ये क्या है, इस लूप का जो रेडियस है वो क्या है, आर। और यहां पे हम एक पॉइंट मान लेते हैं, कैसे नेम दे इस पॉइंट को, पी पॉइंट दे। ठीक है, तो यहां पे वायर में क्या है, करंट फ्लो कर ही रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ बोलती है कि इसके चारों तरफ क्या होगा, एक सर्कल में, मतलब एम्पियर लूप के फॉर्म में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। और उसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, यदि यहां पे हम एक कंपास नीडल को लेके आए, तो वो कंपास की नीडल क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी।
जो भी डायरेक्शन से होगी वो, ठीक है। तो यहाँ पे जहां पे वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट को हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट जब यहाँ पे फ्लो हो रहा है, क्योंकि वायर है, कंडक्टिंग वायर है, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है फिजिकल टच के कारण, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ही बनेगी, ठीक है। ये तो एक केस हुआ ही यहाँ पे, ओके। अब इस लूप को हम नेम दे देते हैं अपना क्या, L1। तो पहला चीज हमारा ये कंफर्म हुआ कि कैपेसिटर में क्या हो रहा है, कब तक, जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। यदि डीसी सोर्स माने, एसी सोर्स माने तो कोई टेंशन नहीं, हमेशा यहां रख सकते हैं, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ही बनेगी। और यदि एम्पियर सर्किट लॉ सही तरीके से देखें तो अब फिर डीसी वाला मान सकते हैं, क्योंकि यहां पे करंट फ्लो हो रहा है और करंट का तो एक टाइम बाद क्या हो जाएगा, सर्किट में करंट खत्म हो ही जाएगा, कैपेसिटर चार्ज हो गया तो वो ब्लॉक कर देगा। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये जानना कोई मुश्किल नहीं है। एम्पियर सर्किट लॉ यही बोलती है कि वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब यहां पे क्या होती है, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तब तक तो करंट फ्लो करेगा, बट बीच में कोई करंट दिखता नहीं है, तो एक प्रकार से कंटिन्यूटी भी यहां पे क्या होती है, ब्रेक होती है, ठीक है। अब यदि हम यहां पे इसी लूप में, L1 लूप में एम्पियर सर्किट लॉ लगाएं तो बिल्कुल हम लगा सकते हैं। लाइन इंटीग्रल करेंगे हम किसके, लूप का, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। नेट करंट रहता है, यहां पे नेट करंट क्या है, एक आई बस फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे हम इसको क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन बी डीएल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल बी, क्योंकि दो वेक्टर का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी डीएल कॉस 0 डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि लाइन एलिमेंट और जो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी वो भी क्या होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही होगी। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब डीएल वेक्टर का और बी का, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 0 डिग्री यहां पे लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा करंट आई, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, नॉर्मल लिखेंगे तो बी इंटीग्रेशन बी तो बाहर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, इंटीग्रेशन डीएल म्यू जीरो आई, ये हो जाएगा। अब यदि डीएल है, डीएल क्या है, एक छोटा सा एलिमेंट लिया है हमने, यही लूप में, एम्पियर लूप इसको हम बोलते हैं, इसी को एलिमेंट लिया है, इसको हम पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, पूरा लूप बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी इंटू 2 पाई आर आएगा इक्वल टू म्यू आई। अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड यदि हम निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, B इज इक्वल टू म्यू जीरो आई बाई 2 पाई आर। ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। कब, जब हमने क्या किया, ये वायर के ऊपर लूप लिया, ठीक है। अब यहां पे डीसी करंट लेने का एक और ये कारण रहता है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमें नॉर्मल मिलती है, चेंज नहीं मिलती है। मगर एक और चीज क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बोला कैपेसिटर चार्ज हो गया तो वो ब्लॉक कर देगा करंट को इस यहाँ पे सप्लाई में, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है वो बढ़ने लग जाएगा तो करंट की सप्लाई वो रोक देगा, ठीक है। अब हमने क्या लिया, यहां पे लूप लिया, उसके बाद यहां पे क्या बन रही, मैग्नेटिक फील्ड बन रही, यहां पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। अब यदि हम क्या करते हैं, फिर से कैपेसिटर लेते हैं, कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिए, इस बार भी बैटरी से ही कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब एम्पियर ने क्या किया, एम्पियर बोले कि ठीक है, यहां पे तो फील्ड बन रही है मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे कंपास क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। मगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहां पे भी कंपास की नीडल को लाके देखा कैपेसिटर के बीच वाले एरिया में, तो वहां पे भी क्या होने लग गई, वो डिफ्लेक्ट होने लग गई। इसका मतलब यहां पे भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। सही तरीके से देखा जाए तो यहां पे भी क्या हो रही, कंपास नीडल सेम इसी के जैसे क्या हो रही, डिफ्लेक्ट हो रही है कैपेसिटर के बीच के स्पेस में। तो इसका मतलब यहां पे भी जरूर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। मगर यदि हम यहां पे एम्पियर सर्किट लॉ लगाए, यहां पे एक लूप ले लेते हैं, ये हमने क्या ले लिया, एक लूप ले लिया यहां पे। अब यदि यहां पे एम्पियर सर्किट लॉ लगाएं, एक प्रकार से क्या लिया हमने, खाली वाले एरिया में लूप ले लिया है। यहां पे यदि एम्पियर सर्किट लॉ लगाएं तो इंटीग्रेशन बी वेक्टर डीएल इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू जीरो आई, ये होगा यदि हम यहां पे एम्पियर सर्किट लगाएंगे। मगर यहां जो बीच वाला एरिया है, यहां पे तो कोई करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है, यहां पे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। मगर बीच वाले एरिया में क्या है, कोई भी करंट तो फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की यहां पे वैल्यू 0 आ जाएगी। मगर यदि हम एक कंपास नीडल से चेक करें तो वो तो सेम डिफ्लेक्शन दे रही है, तो इसीलिए एम्पियर सर्किट लॉ में क्या लगी, कुछ इनकंसिस्टेंसी लगी, कि कुछ तो प्रॉब्लम है यहां पे। तो इसी से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से आया, सो देयर इज inconsistency
इन लॉ मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ में, क्योंकि दिक्कत तो हो रही है यहां पे यदि हम लूप ले रहे हैं तो उसके लूप के अंदर करंट तो कोई है ही नहीं, नेट करंट की वैल्यू तो यहाँ पे 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी नहीं। मगर एक कंपास से यदि हम चेक करें तो वो सेम डिफ्लेक्शन देगा जितना है, तो यहाँ पे भी क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, मैक्सवेल आए। मैक्सवेल ने बोला कि अब यदि हम यहाँ पे एक कैपेसिटर ले लेते हैं, इसको समझने का तरीका, एक यदि कैपेसिटर ले लें और यहां पे अब क्या लगा दे, एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा देते, दोनों का मतलब तो सेम ही होगा, एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से इसको क्या कर देते, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होते रहेगी, चेंज होते रहेगी। या हम नॉर्मली बोले डीसी सोर्स भी ले ले, कोई टेंशन नहीं, मगर कब तक के लिए, जब तक कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। ओके, अब यहां पे मैग्नेटिक नीडल को तो हम लाए हैं, वो क्या दे रही है, सेम डिफ्लेक्शन तो दे ही रही है जैसे पहला वो दे रही थी। ठीक है, तो अब यहां पे पॉइंट आया कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे हो रही है। तो ये पॉइंट आया कि यहां पे जो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, वो किसके कारण जनरेट हो रही है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बार बार चेंज हो रही है, ऑल्टरनेट हो रही है बार बार, उसके कारण क्या हो रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। सेम ये चीज, मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। यही तो मैक्सवेल ने बोला। तो अब इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे क्या आया, सो मैग्नेटिक फील्ड इज generating by changing इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि और कोई रीजन यहां पे होगा ही नहीं। तार में तो समझ में आता है कि यहाँ पे वो वायर में तो समझ में आएगा कि उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी क्योंकि वहां करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे कैपेसिटर के बीच वाले स्पेस में ऐसी क्या चीज है जो मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, और वहां पे एक ही चीज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि चेंज होगी बार बार तो वही क्या बना रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड बना रही होगी, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो केस में आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, डीसी सोर्स लिए तो जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तब तक, ऑल्टरनेटिंग सोर्स लिए तो कोई टेंशन नहीं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑल्टरनेट होते रहेगी। तो उस केस में तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, हमेशा वो भी क्या करते रहेगी, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी एक प्रकार से। ठीक है, तो आगे देखें इसी के बाद, और एंड अब एक और चीज आई कि यहां पे ये चीज तो समझ में आ गई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऑल्टरनेट हो रही है वो क्या कर रही है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जनरेट कर रही है, एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है। मगर जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण जनरेट होती है, करंट के कारण जनरेट होती है। तो यहां पे हमने बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई उसके कारण एक करंट भी जनरेट हो रहा होगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस करंट के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। उसी करंट को यहां पे क्या नाम दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में फ्लो करेगा। और डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने के कारण जनरेट हो रहा है। ठीक है, फिर से समझते हैं कैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार चेंज हो रही है तो उसको हम बोलेंगे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या प्रोड्यूस करेगी, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। यहां हम बोले मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, जो क्या कर रही है, कंपास की नीडल को डिफ्लेक्ट कर रही है कैपेसिटर की प्लेट के बीच में। अब इलेक्ट्रिक करंट से क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि एक तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है, और जो करंट होगा यहां पे जो इस मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। और वो डिस्प्लेसमेंट करंट बन कैसे रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है इसलिए वो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट यहां पे बन रहा है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, एंड करंट in this is called displacement current, और इसी करंट को क्या नाम दिया गया, डिस्प्लेसमेंट करंट। आप समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे जनरेट होगा, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है इसलिए। तो अब यदि हम देखें कि डिस्प्लेसमेंट करंट का डेफिनेशन क्या है तो वो भी हम लिख सकते हैं, क्या, क्योंकि ये चीज आपको पूछ सकता है। डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट
is that current which comes into play in the region. कब प्ले में आता है? ये एक ऐसे रीजन में in which electric field और इसको हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल सकते हैं. एंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स is changing with time. तो डिस्प्लेसमेंट करंट ऐसा करंट है जो तब एग्जिस्टेंस में आता है, तब प्ले में आता है एक ऐसे रीजन पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते रहता है? चेंज होते रहता है टाइम के साथ. ठीक है, अब सेम यही चीज को हम कैसे समझ सकते हैं? जो हमने एक ऑलरेडी प्रीवियसली वीडियो देखा है उसको भी हम देख के क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं इसको. एक बार फिर से देखते हैं वो वाला कैपेसिटर वाला ही. ये वाला वीडियो देखें तो सेम कैपेसिटर की प्लेट, एक ऑल्टरनेटिंग करंट क्या हो रहा है? ऊपर नीचे हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने के कारण यहाँ पे एक नया करंट आएगा जो होगा डिस्प्लेसमेंट करंट, और यही डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. सेम ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जैसे वायर में बनती है. तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट क्या होगा? सेम होगा. और ये कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम को भी क्या कर दे रहा है? ठीक कर दे रहा है. मतलब एक सर्किट में क्या हो रहा है? पूरा करंट फ्लो कर रहा है. कुछ पार्ट में कंडक्शन करंट है और कुछ पार्ट में क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हुई तो उसके कारण क्या हुई? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई. और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे जनरेट हो रही है? ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. सेम वैसी मैग्नेटिक फील्ड जैसे यहां पे जनरेट होगी. यदि हम बोले तो यहां पे भी तो सेम वैसी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है ना, आप देख सकते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के कारण. तो यही क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट करंट आया है. ठीक है, अब इसको हम डिराइव कैसे कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट को, और जो एम्पियर सर्किटल लॉ मॉडिफाइड हुई उसके बारे में देखते हैं. ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट करंट का जो रिलेशन रहता है उसको हम कैसे लिखते हैं? आई डी से. जो पुराना वाला करंट सर्किट में फ्लो कर रहा था उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन करंट बोलते हैं. और इसका एक्सप्रेशन होता है आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो. एप्सिलॉन जीरो क्यों? क्योंकि ये क्या बताता है? ये परमिटिविटी बताता है. फ्री स्पेस में ही इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, तो जो भी मीडियम में है उस मीडियम को लेंगे, फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर. और डी फाई बाई dt, ये बना क्या? रिलेशन किसका? डिस्प्लेसमेंट करंट का. आईडी है तो वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट. अब इसको हम डिराइव कैसे करते हैं इसको देखते हैं कि ये रिलेशन आता कैसे. यदि हम गॉस लॉ से देखें, गॉस लॉ फॉर किसके लिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, या हम बोले इलेक्ट्रिसिटी के लिए. तो वो क्या बोलती है कि जितना भी फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से बाहर आ रहा है और उसी सरफेस को हम क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस बोलते हैं. वो किसके बराबर होता है? कि वो सरफेस के अंदर कितना चार्ज है एनक्लोज हो रहा है. वो सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उस पर डिपेंड करता है कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा उससे बाहर आएगा. तो फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो. एप्सिलॉन जीरो तो मीडियम के लिए रखते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, अब क्या मानते हैं? नाउ चार्ज, जो चार्ज है वो क्या हो रहा है? चार्ज Q ऑन कैपेसिटर, चार्ज Q ऑन कैपेसिटर चेंजेस विथ टाइम. जो कैपेसिटर में चार्ज है वो क्या हो रहा है? समय के साथ चेंज हो रहा है. अब इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं. डीसी करंट आप मानेंगे सर्किट में तो जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो कैपेसिटर का चार्ज बढ़ेगा. ठीक है, और एसी माने तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि एसी में वो हमेशा चेंज होते रहेगा, चार्ज होते रहेगा, डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज होते रहेगा. तो दोनों चीजों से आप क्या कर सकते हैं? इसको समझ सकते हैं. इसका मतलब जो चार्ज है वो क्या हो रहा है? टाइम के साथ चेंज हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, अब चार्ज क्या हो रहा है? हमारा टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? 1 बाई एप्सिलॉन जीरो को हम क्या ले लेते हैं? बाहर ले लेते हैं. और चार्ज क्या हो रहा है? टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? dq बाई dt बोलेंगे. ठीक है, अब इधर कर रहे हैं तो यहां पे भी आएगा डी फाई
बाई डी टी, मतलब ये पूरी इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, इधर किए तो उधर भी करेंगे। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये जो डी फाई मतलब ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन 0 और डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और इसी करंट को हमने नाम दिया आईडी, जो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां से अब यदि हम आईडी की वैल्यू निकालें तो आईडी आ जाएगा एप्सिलॉन 0 ऊपर चले जाएगा डी फाई बाई डी टी। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं कि कैसे कंडक्शन करंट आता है, तभी मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट आता है तभी आएगा जब कैपेसिटर में जो चार्ज है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसी के बाद क्या मिली हमें, ये डिस्प्लेसमेंट। अब क्या है, यहाँ पे करंट दो हो गए, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलती है, म्यू उसके राइट हैंड साइड में क्या होती है, म्यू 0 इंटू जो करंट रहता है नेट करंट। तो यहाँ पे नेट करंट कितने हो गए, दो हो गए, कंडक्शन करंट भी और डिस्प्लेसमेंट करंट भी। तो जो एम्पियर सर्किटल लॉ बनी, या इसको हम बोले एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ, ये कैसे बनी, नॉर्मल लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डीएल वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0 को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, म्यू 0 तो है ही यहां पे, और अंदर में क्या होगा, नेट करंट होगा यहां पे। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आई नेट। अब यदि हम यहां पे देखें म्यू 0, तो आई नेट करंट कितना है, दो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, एक कंडक्शन करंट जो वायर में है और दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी। तो यहां से क्या हो जाएगा, म्यू 0 ब्रैकेट में आईसी तो वैसे ही रहेगा प्लस आईडी की वैल्यू पुट कर देते जो क्या है, ई 0 डी फाई बाई डी टी, एप्सिलॉन 0 डी फाई ई बाई डी टी। तो ये क्या बन गई हमारी मैक्सवेल मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ बोले, यस एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। तो ये बन गई हमारी मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। जो चीज हमने क्या लिखी है, पहले एक्सप्रेशन में लिखी है। तो अब आपको समझ में आया ये चीज क्या हो रही है, कहां से आ रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब हमने पूरी चीज ऑलरेडी देखी ली है तो अब इसी से क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक दोनों के बीच में कंपैरिजन देख लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट में क्या फर्क है, दोनों के बीच का एक प्रकार का रिलेशनशिप। फर्स्ट देखते हैं, कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट आर इंडिविजुअली डिसकंटिन्यूअस। दोनों क्या है, इंडिविजुअली डिसकंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि एक वायर में फ्लो करेगा और एक कैपेसिटर के बीच में फ्लो करेगा, दोनों इंडिविजुअली अपने लेवल पे क्या है, दोनों डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि वो एक सिर्फ कैपेसिटर की प्लेट के बीच में फ्लो कर रहा है और एक सिर्फ वायर में फ्लो कर रहा है, और दोनों के बीच वायर्स के बीच में कैपेसिटर तो आएगा ही आएगा, बट द करंट टुगेदर पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी, मगर दोनों मिलके एक कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो यहां से एक और चीज भी क्लियर हो जाती है कि पहले ऐसा लगता था कि कैपेसिटर की प्लेट के बीच में तो करंट नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है, सर्किट में पूरा करंट फ्लो होता है जब तक कैपेसिटर चार्ज होता है, बीच में एक प्रकार से ओपन सर्किट टाइप का लगता था ना, मगर अब क्या हो गई, कंटिन्यूटी पूरी हो गई। वायर में कंडक्शन करंट फ्लो करेगा, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करेगा थ्रू एनी क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कंटिन्यूटी बनाएंगे कि कंटिन्यूअसली चल रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है करंट का, दोनों मिलके। आगे देखते हैं, द डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रिसाइसली इक्वल टू द कंडक्शन करंट। हमने ग्राफिक्स में देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी वो एग्जैक्टली सेम वैसी मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी जैसे वायर में बन रही थी, वायर के चारों तरफ। और इसको लॉजिकली भी हम समझ सकते हैं, जो करंट कैपेसिटर में आया उसी करंट के कारण कैपेसिटर में चार्ज जनरेट होगा और वही चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, और वही यदि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो वो करंट के कारण ही तो चेंज हो रही है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी वो भी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने के कारण ही डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा। तो इसलिए दोनों लगभग इक्वल होते हैं, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू द कंडक्शन करंट व्हेन टू प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्किट।
when two presents in different part of the circuit, मतलब दोनों अलग अलग पार्ट में, एक वायर में और एक कैपेसिटर के बीच में, और दोनों क्या रहते हैं, लगभग इक्वल रहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है, क्योंकि इससे क्या होंगे, बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे। आपको बोलेगा डिस्प्लेसमेंट करंट निकालो, बस आपको नॉर्मल करंट निकालना है, कंडक्शन करंट वो तो डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर ही होगा, क्योंकि उसी यही कंडक्शन करंट के कारण ही तो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है। कहीं ज्यादा थोड़ी ना हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना करंट उसको मिलेगा सर्किट में उतनी ही वहां पे होगी। थर्ड, द डिस्प्लेसमेंट करंट arises due to rate of change of electric flux। बिल्कुल हम ये जानते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे अराइज होता है, कैसे पैदा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने के कारण, और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में। Just as conduction current, the displacement current is also the source of varying magnetic field। जैसे कंडक्शन करंट सोर्स है, अब यहां पे क्या बोला, सोर्स ऑफ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो कंडक्शन करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब यदि वो करंट वेरी कर रहा है, मतलब वो अल्टरनेटिंग करंट हुआ, तो वो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। और वैसी डिस्प्लेसमेंट करंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने के कारण ही बन रहा है, तो वो तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ही बनाएगा। तो यदि हम कैपेसिटर को डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तो कब तक ऐसा होगा, जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। एसी से कनेक्ट किए तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होते रहेगा। डीसी में कैपेसिटर चार्ज हुआ तो वो करंट को ब्लॉक कर देगा, कंडक्शन करंट जीरो, एक बार पूरा चार्ज हो गया कैपेसिटर तो कंडक्शन करंट जीरो हुआ तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाएगा जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब दो ठोक न्यूमेरिकल्स देखते हैं नॉर्मल टाइप के, जो आपको पूछता है। फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या बोल रहा है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट देयर इज ए कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस 100 ओम। एक कैपेसिटर है, उसका रिएक्टेंस है, मतलब क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक प्रकार का अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को वो क्या करता है, रेजिस्ट ही करता है, ठीक है। कनेक्टेड अक्रॉस ए सोर्स ऑफ 200 वोल्ट्स, एक 200 वोल्ट्स के सोर्स में क्या है, वो कनेक्टेड है। फाइंड दी डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या करना है हमें यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट करंट को निकालना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट हम लिखते हैं अपनी गिवन वैल्यूज। ये क्या है, एक सिंपल टाइप का ही क्वेश्चन है। क्या क्या दिया हुआ है हमें, रिएक्टेंस दिया है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोल सकते हैं, एक्सी, और यूनिट तो इसकी ओम ही होती है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ईएमएफ दी हुई है, कोई भी ईएमएफ हो, अभी यहाँ पे कोई टेंशन लेना नहीं, पीक वैल्यू भी हो सकती है, आरएमएस वैल्यू भी हो सकती है। जनरली तो ऐसी वैल्यू जो मिलती है नॉर्मल, तो वो आरएमएस वैल्यू ही होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू। निकालना क्या है हमें, डिस्प्लेसमेंट करंट, आईडी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हम जानते हैं एक चीज, सिंस, तो सेकेंड वाला पॉइंट था हमारा, डिस्प्लेसमेंट करंट is equal to कंडक्शन करंट। ये हिस्सा बोर्ड का बहुत मस्त चलता है, इसलिए ऐसा होता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के बराबर होता है, तो ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो यदि नॉर्मल हम क्या करें, ओम्स लॉ देखें, ओम्स लॉ ही लगाएंगे एक प्रकार से, तो आईडी मतलब हम कंडक्शन करंट ही निकाल रहे हैं, और क्या होगा वो, ईएमएफ बाई एक्सी, या ईएमएफ को हम क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज भी बोल सकते हैं यहाँ पे, बाई एक्सी। तो वैल्यू पुट करते हैं, कितना है, 200 बाई 100, 200 है कि 220, सॉरी 220 बाई 100, तो कितना आ जाएगा ये, 2.2 एम्पियर। तो ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। आंसर, ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, हल्का सा थोड़ा सा वो बड़ा है बट अच्छा है, उसमें क्या होगा, पुराना एक कंसेप्ट भी आपको याद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in which way you can establish an
इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट, एक इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट हमें एस्टेब्लिश करना है ऑफ ए 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का, इन द स्पेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। एक 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, उसके बीच में हमें एक डिस्प्लेसमेंट करंट एस्टेब्लिश, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट एस्टेब्लिश करना है, कितना, 1 एम्पियर का। कैसे इसको कर सकते हैं? इसका मतलब यहां पे ये पूछा है कि कितना आप पोटेंशियल पर सेकंड लगाओगे, इंस्टेंटेनियस चाहिए, कितना पोटेंशियल पर सेकंड आपको जनरेट करना पड़ेगा कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, तो आपका ऐसा डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, जनरेट होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट हम लिख लेते हैं गिवन वैल्यूज। क्या दिया हुआ है हमें, कितना डिस्प्लेसमेंट करंट हमें जनरेट करना है, आईडी 1 एम्पियर का, 1 एम्पियर का ही बोला है बिल्कुल, और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना दिया है, 1 माइक्रोफैरेड का, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरेड। ठीक है, ये दोनों गिवन है। आगे देखते हैं। अब यदि डिस्प्लेसमेंट करंट के रिलेशन से हम क्या करते हैं, पूरा यूज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट का यदि हम रिलेशन देखें तो वो क्या होता है, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 डी फाई बाई डी डी। ये वाला क्या होता है, हमारा रिलेशन होता है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लिख सकते हैं जैसे हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता था, bA cos थीटा, मतलब फाई बी, bA cos थीटा। तो वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है किसी एरिया से नॉर्मली, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फाई ई को हम ई बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी ई ए बाई डी टी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उस एरिया से नॉर्मली, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये हो गया, अब E और A आ गया। ओके, अब एक चीज देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि हम रिलेशन देखें चैप्टर 2 में या 1 में ही देखें तो वो उसका एक्सप्रेशन क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर रहता था। यहां पे हम डी लेते हैं। डी क्यों ले लेते हैं, क्योंकि क्या है, ये कैपेसिटर की प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड है और डी क्या होगा, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस होगा, डी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, यदि हम इसको स्क्वायर ना लिखें तो इसको हम क्या करते हैं, एक डी को हम क्या करते हैं, यहां पे नीचे में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल। ऐसा करने का ये है क्योंकि वो दोनों मिलकर तो स्क्वायर ही बनेगा। ऐसा करने का फायदा ये होगा कि जो ये वाली पूरी टर्म है ये क्या बन जाएगी, पोटेंशियल बन जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये होता है फॉर्मूला, Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, मतलब वो जितने डिस्टेंस में है यही पोटेंशियल है। तो यहां से हम अपना क्या रिलेशन लिख सकते हैं कि जो E होगा, E को हम क्या बोल सकते हैं, V बाई डी बोल सकते हैं। सेम ऐसा हमने किया है। ठीक है, अब यहां से हमने क्या करी, E की वैल्यू ले ली और उसको हम क्या करते हैं, यहां पे पुट कर देते हैं, ये और रिलेशन। ठीक है, तो क्या आएगा देखते हैं, और ए को भी हम क्या ले लेंगे, थोड़ा सा इसको बाहर ले लेते हैं। ओके, तो यहां पे रिलेशन आएगा, अब आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन 0 था, ए को भी बाहर ले लेते, एप्सिलॉन 0 ए, और यहां पे नीचे में क्या आ रहा है, डी आ रहा है, ई की वैल्यू पुट करेंगे तो इसके नीचे भी हम क्या ले लेते हैं, डी ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, कैपेसिटेंस बन जाएगा पूरा सी का। ओके, अब यहां पे क्या टर्म बची हमारी, डी, और क्या आया, वी बाई डी टी, यही वाली टर्म बची, पोटेंशियल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डीवी बाई डी टी। ओके, अब इसको यदि हम और लें तो ये जो पूरी टर्म है एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, ये किसके बराबर हो जाएगा, कैपेसिटेंस के बराबर हो जाएगा। यही तो कैपेसिटेंस होता है, यदि उस कैपेसिटर के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल आएगा तो यहाँ पे बस एक के आ जाता है, तो यही कैपेसिटेंस बनता है। ठीक है, अब हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट का रिलेशन कितना आ जाएगा, आई डी इज इक्वल टू सी इंटू डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी, अब यही चीज तो हमें निकालनी है, डीवी बाई डी टी, कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट हमें क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। तो हमें कितना वोल्टेज पोटेंशियल पर सेकंड हम अप्लाई करेंगे, तो यहां से
dv बाई dt की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा id बाई c। ओके, डिस्प्लेसमेंट करंट की कितनी वैल्यू दिया है यहाँ पे 1 एम्पियर का हमें प्रोड्यूस करना है और कैपेसिटेंस कितना है यहाँ पे 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का 10 टू द पावर माइनस 6 को ऊपर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6 क्या है वो dv बाई dt, तो इसकी यूनिट क्या होगी वोल्ट पर सेकेंड। तो इतना वोल्ट पर सेकेंड का हम वहां पे पोटेंशियल जनरेट करेंगे कैपेसिटर की प्लेट के बीच में तो डिस्प्लेसमेंट करंट हमें 1 एम्पियर का क्या हो जाएगा मिल जाएगा। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं सो शॉर्ट फॉर्म में लिखे INST मतलब इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट can be set up by charging या सही तरीके से बोला जाए तो वो चेंजिंग होगा by changing the potential difference across the plates of capacitor at a rate of 10 to the power 6 volts per second। इतने रेट में हम यदि कैपेसिटर के अक्रॉस क्या करेंगे पोटेंशियल चेंज करेंगे तो हमारा 1 एम्पियर का डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम और देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।